नमस्कार। पहले तो आप सभी का अभिनंदन। फिरोज शानी का अभिनंदन कहूँ, आभार कहूँ या उत्तरदायी जिम्मेवारी कि वो हर साल शानी जी की पुण्यतिथि पर और उनके जन्मोत्सव पर प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तरह तरह से हम लोग शानी जी को याद करते हैं और घूम फिर कर शानी की मुस्लिम पार्ट को ज्यादा देखते हैं कि वो मुस्लिम बैकग्राउंड से आए हैं तो उन्होंने किस तरह की कहानियां रची हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनके आदिवासी समाज पर आ जाते हैं। इससे इतर अभी तक ना तो शोध हुआ है और ना ही बात हुई है। फिरोज जी ने जब मुझे कहा कि शानी के स्त्री पात्रों पर या नारी पात्रों पर बात करते हैं तो हम लोग इतना मुस्लिम मुस्लिम कर चुके थे कि मेरा दिमाग भी एक बार घूम गया। नारी पात्रों पर क्या बात होगी। एक नया तरीका शानी जी को जानने का, वो तरीका जहां वो अपनी हर बात बेबागी से रखा करते थे, चाहे वो भले ही हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, भले ही वो पीला बंगला हो, भले ही वो इमारत गिराने वाला हो, भले ही वो गुलमोहर का पेड़ हो, भले ही वो सांप और सीढ़ी हो। अलग अलग नारी पात्र अलग अलग तरह से अपनी बात कहते हैं। आज हम सब के बीच अलग अलग विद्वान हैं, कुछ जो शानी जी के शोध कर चुके हैं, कुछ किसी तरह से शानी को पढ़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं। उन सब से अलग अलग तरीके से आज हम शानी के नारी पात्रों की बात करेंगे। हमारे बीच में सबसे पहले ताराना परवीन है, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंग्लिश में, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में पढ़ाती हैं। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि शानी अपने नारी पात्रों को किस रूप में देखते हैं। ताराना जी। नमस्कार सभी को, और शानी फाउंडेशन और फिरोज शानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों का अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम किसी लेखक के साहित्य में नारी पात्रों को स्टडी करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि उसके जीवन में जो नारी या नारियां आई हैं उनसे उसके कैसे संबंध थे और उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शानी जी के बारे में शानी जी ने खुद ही अपने आत्मकथ्य में लिखा है कि मैं अपनी दिवंगत माँ की स्मृति में, वो कहते हैं कि वह एक बहुत बड़े हवेली नुमा मकान का सामंती अहाता था जिसकी दीवारों के किनारे किनारे लगी जमेकंद के पौधे धूप में अक्सर चिलचिलाया करते थे। 5 या 6 बरस का मैं अपनी माँ को ढूंढता हुआ उस औरत के पास जा पहुंचा था और बेंत उधड़ी हुई उसकी पीठ देखते ही उसकी गोद में मुंह छुपाकर मैं अचानक रोने लगा था। ना तो उसने कुछ बताया और ना ही मैं कुछ बोला, लेकिन फिर भी मेरी आंखों के आगे अपने अब्बा का रौबीला और गुस्सैल चेहरा उभर आया था। मैं अब्बा से बहुत डरता था, वह औरत भी डरती थी, लिहाजा हम दोनों एक दूसरे से चिपट कर खूब रोए और देर तक रोते रहे। वह औरत मेरी माँ थी, एक हैसियतदार और रियासती पठान अमीर की दूसरी पत्नी, छोटी बहू और अब्बा के हरम की दूसरी बेगम। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की ने अपनी माँ की उधड़ी हुई पीठ देखी हो 4 या 5 साल के बच्चे की, तो उसके ज़हन में औरत या नारी का कैसी छवि हुई होगी। तो वो बहुत ही दुखी दबी हुई औरत थी। तो शानी जी ने इसी तरह की औरतों को अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में भी उन्हीं के बारे में लिखा है। एक और चीज जो शानी जी ने कही थी कि 100% मजहबी और जन्नती लड़का भी खुद थे, छोटे थे जब, स्वयं की आयु से 5 साल बड़ी एक विवाहित महिला और एक बच्चे की मां से प्रेम करने लगा था। इस प्रसंग का अंत उनका पहला तो मोह भंग था सोसाइटी से, इसकी परिणति में मिले एकांत ने, जैसा कि वह महसूस करता है, उसे लेखक बना दिया। अब आप फिर से सोचिए, आपने जो सवाल पूछा है कि जिस लेखक के कलम की शुरुआत उसके जीवन में आई हुई एक औरत से हुए प्रेम का अंत और मोह बिछो और दुख,
ये सब जो उसने सहा था, तो उसकी कहानियों में नारी का चित्रण कैसा होगा? उसने तो नेचुरल है, मार्मिक, संवेदनशील, विश्वसनीय, यथार्थवादी। तो उनकी कहानियों में नारी जीवन की पीड़ा और शोषण का ही चित्रण है। मैं ये कह सकती हूँ कि उनके जीवन में जो नारियां आई थी, उनको तरह तरह के स्त्रियों से वो मिले होंगे, तो मैं उनको ये कह सकती हूँ को एक इंद्रधनुषी चित्रण था उनके लेखन में स्त्रियों का। और ये जो इंद्रधनुष था, उसके जो रंग थे चटक या बहुत ब्राइट नहीं थे, इसके आप कह सकते हैं काला, सलेटी या सफेद, इस तरह के रंग थे इस इंद्रधनुष में, जिसमें महिलाओं की पीड़ा के अलग अलग स्तर थे, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम, कोई पत्नी पीड़ित, कोई समाज से पीड़ित, कोई घर वालों से पीड़ित। तो हर तरह की नारियों के बारे में उन्होंने लिखा है। ताराना जी, यहाँ मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी। आपने कहा पीड़ित स्त्रियों के बारे में लिखा है। इमारत गिराने वाले, पीला बंगला, आने वाली दुनिया, धान माँ, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको सही बता रही हूँ कि कुछ मुझे बहुत कम वक्त मिला था, मैं सारा पढ़ना चाहती थी उनका साहित्य, तो इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगी इनके बारे में कि क्या। तो ये सभी किसी न किसी तरह से शोषित तो थी, अपनी आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि एक हिंदुस्तानी स्त्री को अपनी आवाज उठाना नहीं सिखाया जाता है, उसको शुरू से दबाया जाता है। मैं चहलुम की मरियम की बात आपको बता सकती हूँ कि मरियम जब उसके पति की, चहलुम की फातिया थी, तो कई लोग बाहर बैठकर हंस रहे थे, उसको मर्दाने से बहुत सारी आवाजें आई थी हंसने की। तब उसको लगता है कि ये कैसे लोग हैं, वो एक बार उनकी झलक देखना चाहती थी कि जो मातम में भी हंस रहे हैं, पर वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती है। उसी कहानी में दादी नाम का एक और दूसरी स्त्री है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, तो वो समाज के बारे में कुछ कहने का या बोलने की हिम्मत कर सकती है। तो वो कहती है कि ये चहलुम की दावत है या वलीमे की फातिया, वलीम चहलुम की फातिया है या वलीमे की दावत है, जो लोग इतना खुश हो रहे हैं, और जिसकी जान गई उसकी तो जान गई, नसीब फूटे होंगे मरियम के, हमारे तुम्हारे तो क्या है। तो उसमें एक विरोध का स्वर है। बाकी मरियम खुद, जो कि उसके शौहर की जेब में से 300 रुपए जो निकले थे, उसकी उसकी नंद 1.5 टन बिरयानी बनवा लेती है, सारे पूरे कितने सैकड़ों लोगों को बुला लेती है, उसके बाद भी वो बच जाती। तो मरियम के दिल में एक बात आती है कि काश इसमें से थोड़ा पैसा बचा होता तो मैं अपनी बेटी की शादी पे खर्च करती। पर वो अपने आप को ही इस बात का वो दोष देती है कि मैं, और वो खुदा से माफी मांगती है कि या खुदा, मुझ जैसी लालची और जाहिल औरत को माफ करना, क्योंकि मैं ममता के मुंह में अंधी हो गई थी। अब मैं शगुफ्ता न्याजी, जो अलीगढ़ में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि शानी के नारी पात्रों को आप किस रूप में देखते हैं? जी, बहुत मैं ये चाहूंगी, अगर आपने उस तरीके से छुआ है, तो धान माँ, पीला बंगला, इमारत, हालांकि मैं अपनी इस जो बोलूंगी वक्तव्य उसमें बताऊंगी, पर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, एक स्त्री होने के नाते आपको क्या महसूस हुआ शानी को? जी, गुप्ता जी, मेरी आवाज इको तो नहीं कर रही? हाँ, आपकी आवाज इको कर रही है। नहीं, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अब इको कर रही है आपकी आवाज। अदीबा इको कर रही है आपकी आवाज। जलिका, अरीफ को बुला के लाओ। कोई नहीं, इतने हम अरे करना था ना, आप अपने क्या। हेलो, हाँ शगुफ्ता जी, अब मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, गूंज रही है आपकी आवाज। बेटा देखो जाके, मैं एक से एग्जिट ले लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। और शायद नहीं, हम संवेदना जी से जानना चाहेंगे, जो क्वेश्चन मैंने शगुफ्ता जी के साथ किया, कि एक स्त्री होने के नाते, होने के दृष्टिकोण के रूप में आप शानी जी के पात्रों को किस तरह देखते हैं? संवेदना। नमस्कार, नमस्कार। शानी जी के स्त्री पात्र, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हम बिल्कुल अपने आसपास देखते हैं, जो हम हैं और अपने आसपास देख रहे हैं। स्त्री पात्रों को अगर देखा जाए तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो
बहुत समय से मस्तिष्क में बैठा होता है समझौतावादी रूप जो अपना रही हैं, और शानी जी के जो स्त्री पात्र हैं वे भी अधिकांशतः उसी प्रकार के हैं, जो भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। ये रूप बिल्कुल जो समाज में देखने को मिल रहा है महिला का, वही रूप उनकी कहानियों में भी देखने को मिल रहा है। तटस्थ हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और समझौता कहीं बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। और शायद हम भी व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का अनुभव करते हैं कि जब निर्णय लेने की बारी आती है तो मुंह ताकने लगते हैं। क्यों? यही इसको बखूबी पकड़ा है शानी जी ने। तमाम कहानियां मैंने उनकी पढ़ी और उसमें ये पाया कि उन्होंने कहीं भी बढ़ चढ़कर नारी का वह रूप नहीं दिखाया कि समाज में है नहीं, लेकिन सचमुच आंदोलन करती हुई। हाँ, जैसा कि आप बार बार कह रही हैं धान माँ के बारे में, जैसा कि आप सांप और सीढ़ी का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें धान माँ का ये मैं आपके साथ सहमत हूं। आप क्यों इसको विशेष रूप से उठा रही हैं? क्योंकि धान माँ कहीं ना कहीं उनका विद्रोही रूप मौजूद है, और सांप और सीढ़ी को हम बिना धान माँ के नहीं समझ सकते। धान माँ केंद्रीय पात्र है उनकी। और चूंकि ये जिस समय ये उपन्यास लिखा जा रहा था तो आजादी के बाद का दौर है और तमाम प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और जो गांव है उनका नगरीकरण हो रहा है। तो जो बदलाव आ रहे हैं वो मानसिकता में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्त्रियां भी प्रभावित हो रही हैं। और खास तौर से चूंकि अर्थ प्रभावित हो रहा था उन दिनों में, तो ना सिर्फ पुरुष, स्त्री भी प्रभावित हो रही थी, लेकिन फिर भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो पा रही थी उनके अंदर। हालांकि धान माँ जो है वो सजग है पर्यावरण के प्रति। वो जो तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, गांव का जो नगरीकरण, जो सड़क बन रही है और उस प्रकार के जो ठेकेदार आ रहे हैं, और इस प्रकार से जो तमाम बदलाव आ रहे हैं उनके गांव में, वे उसको देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। पर्यावरण का में भी जो बदलाव आ रहे हैं उसको भी महसूस कर रही हैं, और एक विद्रोही रूप उनका सामने आता है। ये महसूस करने वाली बात है। और मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी भारती जी, मैं यहाँ पर एक नाव के यात्री, मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी। वो इस मायने में कि यूं अगर देखा जाए तो जो जिस कीर्ति के द्वारा ये कहानी देखी जा रही है, जो उसमें नायिका के तौर पर है, मैं देखती हूँ कि पूरी कहानी के दौरान मूक है पात्र। उसकी जो सोच है वो कहीं किसी प्रकार का विद्रोही स्वरूप नहीं आया है, लेकिन उसमें एक पात्र है मिसेस मित्तल, वे उभर कर सामने आती हैं। और उस प्रतिरूप से हमें लगता है कि वे किस प्रकार से एक ऐसी महिला जो अपने पति के साथ न रहकर दूसरे शहर में आई है, पराये शहर में आई है, विवाहिता है, निश्चित तौर पर तथाकथित समाज के बीच में, और तमाम प्रकार की टीका टिप्पणियां, जैसा कि हम सब महसूस कर सकते हैं उस बात को, वो उस महिला पर हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वह महिला अवगत नहीं है इन बातों से। क्यों नहीं आ रहे? क्यों लोग दूसरी महिला के जीवन में इतना झांकना चाहते हैं? वो महिला जो पति के द्वारा धोखा खाने के कारण दूसरे शहर में आकर रह रही है, नौकरी कर रही है, उसमें कीर्ति की माँ उसको, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि कीर्ति की जो माँ है, चूंकि तथाकथित वही सामाजिक ढांचा और वही मानसिकता, उसमें वे कहती हैं, वे अपने पुराने कपड़े निकालती हैं कीर्ति की माँ, और उस महिला को, मिसेस मित्तल को दिखाती हैं और कहती हैं कि ये देखो, ये मेरे शादी के कपड़े हैं और रखे रखे फट गए हैं, इनको मैं रफू करती हूँ। तुम्हें भी अपनी जिंदगी को इसी प्रकार से रफू कर लेना चाहिए। जो पुरानी चीजें होती है ना, उनसे प्रेम होता है, वही मानसिकता कि जाओ उन्हीं स्थितियों में लौटकर। और मिसेस मित्तल कीर्ति के पास आती हैं, रोने लगती हैं और अपने जूड़े से फूल निकालती हैं, उसकी एक पंखुड़ी तोड़ती हैं और उसको अपने नाखून से चीरती हैं। सोचिए उस महिला का दर्द जरा सभी महसूस कर सकते हैं। सिर्फ महिला होने के नाते हम और आप ही नहीं, पुरुष भी महसूस कर सकते हैं इस बात को कि वे अपने नाखून से जब उस पत्ती को इस प्रकार से चीरती हैं और फिर कीर्ति से कहती हैं, रफू करो ना इसको, कर सकती हो क्या? कहीं बहुत गहरे तक, अंतर मन तक छू जाते हैं इस प्रकार की पंक्तियां। तो जी शगुफ्ता जी, आपका माइक ठीक हो गया है? जी, अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरी आवाज क्लियर है? आप क्लियर है, आपकी आवाज। अब मैं एक अलग प्रश्न करना चाहूंगी, जी। उनका जवाब तो संवेदना जी ने दिया। क्या जब हम स्त्री पात्रों की बात करते हैं और पितृसत्तात्मक समाज का कितना प्रभाव
शानी पर था। मुझे ऐसा लगता है उनको पढ़ते हुए, मैंने भी जब कहा गया कि नारी पात्रों पर बोलना है तो एक बारी दोबारा पढ़ना पड़ा शानी जी को। जी तो क्या स्वयं शानी एक पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा रहे? शगुफ्ता जी। जी 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 सभी को सादर अभिवादन। सुनने वाले हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच सभी को फिरोज साहब भारती जी का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अवसर दिया इस इतने खास मौके पे। आज हम 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं गुलशेर खां शानी साहब की। गुलशेर खां शानी साहब के जो 6 खंड में जानकी प्रसाद जी ने जो उनका संपादित किया है ग्रंथावली, मैंने उसमें से खंड 1 की कहानियों में से और सांप और सीढ़ी और इनमें से जो उनके हिंदू नारी पात्र और हिंदू जो सांस्कृतिक उनका जो था वो मैंने अब कुछ उस पे ही थोड़ा पढ़ा है। और जो आप कह रही हैं कि पितृसत्तात्मक, तो ये बात सही है कि पितृसत्तात्मक का असर उन पर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अंदर ये क्रांति चाहते थे कि ऐसा ना हो। हीरा सिंह की जैसे धान माँ का जो असली नाम है हीरा चंपा ही कहता था, बाकी पूरे उपन्यास में वो धान माँ के नाम से ही फेमस है उसमें। तो बहुत ही क्रांतिकारी टाइप का कैरेक्टर है उनका। वो उस पितृसत्तात्मकता से निकलना ही चाहते थे, तभी सल्लू आपा जैसा उन्होंने कैरेक्टर गढ़ा कि आधी रात में वो अपने आप को चेंज करने के लिए पैंट शर्ट और सिगार में चली आती हैं। और वो इतना क्रांतिकारी और इतना इम्पोर्टेंट पात्र है। और उसी का जो, वैसे मेरा जो मेन थीम है वो हिंदू नारी पात्र और उसकी संस्कृति को उन्होंने, क्योंकि वो ज्यादातर आपने यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया शगुफ्ता जी, मैं रोकूंगी। सल्लो आपा का, मैं सल्लो आपा को भूल चुकी थी। सल्लो आपा वाकई स्त्री विमर्श पर बात करें तो सल्लो आपा छूटनी नहीं चाहिए। नहीं, वो क्या बहुत एक इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है। सल्लो आपा के माध्यम से शानी क्या कहना चाह रहे थे कि अगर हमें पितृसत्तात्मक समाज में जगह बनानी है तो सिगरेट और पैंट शर्ट पहननी चाहिए, या हमें पितृसत्तात्मक समय में जगह बनानी है तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सल्लो आपा जैसी मृत्यु हम लेंगे। क्या सल्लो आपा उस समय पे वो के माध्यम लिखना। से वो क्या? जी जी जी, उस माध्यम से वो यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य, ये स्त्रियों के अंदर का जो चेंज है, जो विकृति है समाज की, कि औरतों को इस तरीके से रखना है और ऐसे रखना, और बहुत सारे विवाह और बहुत सारी प्रताड़नाएं, बहुत सब कुछ के बाद भी सल्लो आपा अपने में ड्रास्टिक चेंज ये लाना चाहती हैं। हालांकि उनका अंत उस किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। किसी का माइक ऑन है प्लीज। आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक उसका एक कैरेक्टर सल्लो आपा वाकई इतना मतलब बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है उसमें। और उसमें जो काला जल की रशीदा, जहीरा, मालती और सल्लो आपा, ये 4 कैरेक्टर है, जिसमें मालती के कैरेक्टर को अमूमन कभी जगह ही नहीं मिली। खुद राजेंद्र यादव साहब के एक पत्र से भी जाहिर है कि उन्होंने कहा कि ये वाला प्रसंग मालती वाला अप्रत्याशित है, रजनी जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट करें। और 3 जून 1965 के पत्र में शानी जी ने लिखा राजेंद्र जी को कि मालती वाला प्रसंग बिल्कुल बेकार है, लेकिन रज्जू मियाँ के चरित्र को उभारने के लिए मालती का जो कैरेक्टर उसकी जिंदगी में है, उसकी पूरी जिंदगी का शिराजा मुंतशिर कर देता है। उसका पूरा का पूरा खोखलापन, और उसके बाद उसका प्रेग्नेंट होना, और उसका फिर लास्ट में कैसे जले जाना, मतलब वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मालती का। तो अनकन्विंसिंग शानी साहब ने कहीं कुछ नहीं डाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि रज्जू मियाँ की आई जो उतर आई जो वासना है, वो बच्चों के खिलवाड़ में संतोष पाती है, लेकिन उस समय मालती का जो प्रवेश है वो उन्हें अनकन्विंसिंग और अप्रत्याशित लगा, और वो उन्हें जमता नहीं है। और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मालती का चरित्र अपने आप में बहुत कुछ लेकर आया है, एक मनुष्य की मानसिक विकृति को लेकर आया है। एक पत्नी के होते हुए किस तरीके से वो उम्र दराज होने के बावजूद मालती को उन्होंने, वो भी वही आदिवासी बस्तर जिला, जगह जगह वही सारा कल्चर और हिंदू संस्कृति इस तरह से उभर के आई है। और हम बात सल्लो आपा की कर रहे थे कि जैसी भटकाव की स्थिति उनकी थी कि उनको ऐसा लगा कि हम ऐसा क्या करें कि जो हम समाज में भी कहीं अपनी जगह बना लें।
में, और वो रात में सिगार पीती हुई पैंट शर्ट में आई और लास्ट में उनका अंत हो जाता है। और ये रोहिताश्व के जो उनका एक विशेषांक है कि वो सल्लू जो है उनका डायलॉग है रोहिताश्व जी से मैंने यक्स किया है उनके एक लेख से, कि सल्लू आपा जो है वो घर की चार दीवारी से जो जरूर बाहर आना चाहती हैं, निषिद्ध को अपनाकर, लड़कों के कपड़े पहनकर, उनकी आदतें और अदाएं अपनाकर। काला जल के ये उपन्यास जो है ये मनोविश्लेषण और एक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर सामने आई है। चार दीवारें में रहने वाली जो मासूम और खिलंदड़ी नैतिक परंपराओं और मान्यताओं के प्रति वो मनोरोगी नहीं है, बल्कि मनोविश्लेषणात्मक प्रतिरोध की यात्रा है। और एक हिंदी पूरे उपन्यास साहित्य में अविस्मरणीय कैरेक्टर सल्लू आपा का है। यद्यपि कि मेरा परिपाग्य जो है, जो मैंने सोचा है बोलने के लिए, वो हिंदू संस्कृति और हिंदू पात्र कहाँ कहाँ लिए हैं, जिसमें मेरे पास तो जो है 2012 में हमने ये निकाला था शानी के ऊपर विशेषांक 2012 में। तब इस पर ज्यादा से ज्यादा मैटर काला जल पे था। ये मेरे पति वांग्मय के संपादक डॉक्टर एम फिरोज अहमद का निकाला है। बाद में ये वांग्मय के उसमें आई, किताब में भी आई है, पहले पत्रिका थी और इसकी बहुत डिमांड हुई। ये आज हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है और BHU के प्रोफेसर्स और बहुत जगहों से इसकी डिमांड आती रही और तब हमारे पास ये उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जो शानी की रचनावली है ये 6 भाग में मेरे पास मौजूद है। हाँ जी, और शानी की रचनावली का जो पहला खंड है उसकी कहानियों के जो हिंदू पात्र हैं और जो संस्कृति है, और जो जैसे कि काफी हद तक तो तराना मैम ने मेरी हेल्प कर दी है, उसमें 2-4 कैरेक्टर्स उठा लिए हैं, तो उस पर हम जो है अभी आगे आएंगे। लेकिन जो शानी की जी बिल्कुल, है, अभी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं रुक रही हूँ, आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, मैं जाहिद खान जी से बात करना चाहूंगी। जाहिद खान जी हमसे जुड़ गए हैं। एक पुरुष होने के नाते वो शानी के पात्रों को किस तरह समझते हैं? शानी की अगर उन्होंने पढ़ा शानी को बारीकी से, तो शानी जी ने सॉरी मुझे वो दिख नहीं रहे हैं, जाहिद जी, शायद जाहिद जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ है, जाहिद साहब है। हाँ, तो वो किस तरह देखते हैं कि शानी ने नारी पात्रों का चित्रण किया और किस तरह का और क्यों चित्रण किया उन्होंने? ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे अभी शायद संवेदना जी ने बताया, वो आवाज नहीं उठा रही हैं, वो दबी हुई हैं, जबकि आने वाली दुनिया में तो वो बड़ा बोल्ड वाइफ स्वैपिंग तक के मामले को वो ले जाती है शानी जी। वाइफ स्वैपिंग वो कहानी लिख रहे हैं। फिर क्या कारण रहा कि उन्होंने नारी का इतना दबावा, इतना मजबूर सा लिसा सा रूप दिखाया? जाहिद जी। साथियों आदाब, मैं हिंदी का आधा अधूरा लेखक पत्रकार हूँ। मेरी मुख्तसर सी बातचीत में हिंदी उर्दू भाषा के उच्चारण में आगे आप जो भी दोष देखेंगे वह मेरे आसपास के परिवेश और अच्छी तालीम की कमियां हैं, जिन्हें लाख चाहने के बाद भी मैं दुरुस्त नहीं कर पाया हूँ। बहरहाल, अब सीधे बात आज के परिचर्चा के विषय पर आता हूँ। शानी के साहित्य में नारी पात्र। जाहिर है कि मुझे अपनी पूरी बात इसी मौजू के इर्द गिर्द रखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शानी ने अपनी 62 साला जिंदगानी में बेशुमार लिखा। अनेक बेहतरीन कहानियां और उपन्यास उनकी कलम से निकले। खास तौर पर उनका आत्मीय संस्मरण सालबनों का दीप का तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन इन सबसे अव्वल उनका कालजयी उपन्यास काला जल है, जिसे न सिर्फ हिंदी के बड़े आलोचकों ने जी भर कर सराहा, बल्कि पाठक भी उसे दिल से याद करते हैं। वैसे तो यह उपन्यास भारतीय मुस्लिम समाज का महाआख्यान है, जिसमें आजादी से ठीक पहले और बंटवारे के बाद के निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम समाज के सुख दुख, वेदना, परेशानियां और उनके असीम संघर्ष दिखाई देते हैं। निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम समाज का इसमें इतना यथार्थपरक चित्रण है कि हिंदी साहित्य में भारतीय मुस्लिम समाज और उनकी संस्कृति को बेहतर समझने के लिए जिन 3 उपन्यासों का जिक्र अक्सर किया जाता है,
काला जल उनमें से एक है। साथियों, यह बात सच है कि काला जल भारतीय मुस्लिम समाज का नारी पात्रों पर आए जाहिद जी, नारी पात्रों पर आए कि मैं किस तरह की। हाँ भूमिका बना हाँ रहा हूँ, प्लीज, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं वही पहुंच रहा हूँ थोड़ा जी। भूमिका ना बनाए क्योंकि समय सीमित है, तो नहीं सीधा नारी निश्चित, पात्रों पर। नहीं निश्चित तौर पे अब मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट और लगे। जी जी जी। जिसमें हम उस समाज का अक्स देख सकते हैं, लेकिन उस उपन्यास में महज मुस्लिम विमर्श ही नहीं है, स्त्री विमर्श भी है। काला जल में महिलाओं के जीवन और अस्मिता से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें सानी ने प्रमुखता से उठाया है। भारतीय समाज में महिलाओं के साथ जो गैर बराबरी का माहौल है, लैंगिक असमानता, उत्पीड़न और उनके शोषण के कई किस्से काला जल में महिला किरदारों के जरिए आए हैं। हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम समाज, दोनों ही समाज पितृसत्तात्मक समाज रहे हैं, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की कभी कोई परवाह नहीं की गई। महिलाओं के भी कुछ जज्बात होते हैं, उनको हमेशा नजरअंदाज किया गया, इस हद तक कि वे इंसान हैं यह मानने से भी इनकार किया गया। उनकी ख्वाहिशों और अरमान को कोई तवज्जो नहीं दी गई। आलम यह है कि पैदा होते ही स्त्रियों के जीवन में कई बंदिशें और उनके पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, जिन्हें तोड़ने में ही उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। काला जल में एक नहीं, कई ऐसे महिला किरदार हैं जिनके मार्फत सानी महिलाओं की बात करते हैं। हालांकि ज्यादातर महिला किरदार मुस्लिम हैं। छोटी फूफी, मोमानी और बब्बन की अम्मी, बी दारोगिन, बिलासपुर वाली, सल्लो, मालती, रसीदा, रुबीना। लेकिन यदि नाम बर बदल दिए जाएं, मसलन रमा, श्यामा, सीता, सावित्री, तो उनकी कहानी भी वही होगी जो मुस्लिम महिलाओं की है। भारतीय समाज में किसी भी धर्म समुदाय की महिलाएं हों, उनका अपने समाज में दोयम दर्जा ही रहा। 21वीं सदी में बदलाव की बयार आई है। शाहिद जी, अब हम महमूदा खाना के पास चलते हैं और जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शानी के मुझे जहां तक जानकारी है, मोहम्मद खाना जी ने शानी पर रिसर्च की है, तो वो किस तरह के शानी पात्रों को देखती है, नारी पात्रों को। नमस्कार। सबसे और पहले तो आप सबसे अनुरोध है कि भूमिका हम लोग सब जानते हैं, सीधा नारी पात्रों पर बात कीजिएगा प्लीज। जी मैम, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी फिरोज भाई का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये एक नया दृष्टिकोण उन्होंने दिखाया है कि सानी के साहित्य आप में दिख नारी पात्र। नहीं रही है हालांकि मोहम्मद जी। मैम शायद स्ट्रीम यार्ड पे है तो उस पे 5 लोगों से ज्यादा नहीं दिखते हैं, ठीक है ठीक है। तो जो इसे मतलब संचालित कर रहे हैं वही इसे ठीक कर पाएंगे। तो मैम अभी कुछ देर मैं पहले जब मैंने आपको कॉल किया तब आप दिख। हाँ, ठीक अभी है, आप मुझे बोलिए। आप लोग देख रही हैं लेकिन मुझे नहीं पता मेरी वहां पर तस्वीर आ ठीक रही है, है। आप बोलिए। तो मेरा जो काम है वो शानी की कथा साहित्य में मुस्लिम समाज का यथार्थ, उस पर मेरी पीएचडी रही है और अभी मैं किरगिरपुर कॉलेज में हूँ कोलकाता में। तो मैंने विशेष रूप से, चूंकि सानी ने जो लिखा है वो उनके उपन्यास और कहानियां लगभग 78 कहानियां उन्होंने लिखी हैं, तो सभी में स्त्री पात्र पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनका जो ये लिया है मूल रूप से उपन्यासों को ही रखा है, उसमें वो स्त्री पात्र को किस रूप में देखते हैं। तो चूंकि उनके 4 उपन्यास जिसमें से काला जल बहुत चर्चित है, तो उस पर सभी चर्चा करते हैं। और इसके इतर जाकर आप जैसे धानमा की बात कर रही थी, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियां और एक लड़की की डायरी, इस पे भी जिस तरह के महिला पात्रों को उन्होंने रखा है उस पर भी आप चूंकि 2 भाग में है तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो शानी का जो काला जल है उसमें लगभग उन्होंने 10 पात्रों को रखा है, जिसमें इस्लाम भी है, बिलासपुर वाली है, छोटी फूफी है, बब्बन की अम्मी है, मोहसिन की पत्नी है, रसीदा, जहीरा भाभी, सालेहा और सल्लो, मालती, सुनारिन। तो इसमें से मूल रूप से अगर हम देखते हैं उनके उपन्यासों में तो 4 पात्र या 4 नारी पात्र जो है वो मूल रूप से यहाँ पे हमें दिखलाई देती हैं, जिसमें सबसे पहला उल्लेख उन्होंने सुनारिन का किया है। हम जब काला जल
पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो घटना आरंभ होती है वो सुनारिन से ही होती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो चित्रण किया स्त्री पात्र का ही किया, तो वहां पे उसकी जो स्थिति है, सुनारिन की स्थिति, इससे हम सभी अवगत हैं कि किस तरह से उसके पति जो है, उसका पति जो है उसे रखता है, और जब वो किसी दूसरे मतलब पर पुरुष के नजरों का शिकार होती है, कह सकते हैं गंदी नजरों का जब शिकार होती है, तो उससे उसके साथ साथ मतलब उस समाज के साथ अपने पति की भी अवहेलना को सहन करना पड़ता है। यानी वो वहां पे दबी हुई है, कुचली हुई है, लेकिन अपने एक कह सकते हैं कि सीमित दायरे में वो उसका विरोध करती है। जैसे एक जगह वो अपने पति से कहती ही है कि ऐसा ही है तो मुझे पर्दे में बिठा दे, ताले में बंद करके रख, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, कहीं आना जाना सब बंद हो गया, ना मरने दे ना जीने। यानी वो एक घुटन है उसके अंदर जिसे वो बाहर लाना चाहती है, लेकिन चाह कर भी उसे लेकर नहीं आ पाती। इसके बाद जहीरा भाभी का वहां पे जो चित्रण है, जो अपने देवर के साथ उसका जिस तरह का संबंध है और अंत में जाकर जिस तरह से उसका मोह भंग होता है, वो भी हम देख सकते हैं कि नारी पात्र है। हालांकि वो बहुत हंसमुख है, हंसी मजाक करती है, हंसमुख मिजाज वाली है, लेकिन अंत में जाकर उसकी जो स्थिति होती है कि अपने पति की नजरों का या उसके कह सकते हैं कि शक का को भाजन उसे बनना पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पात्र वहां पे आता है, आती है छोटी फूफी। छोटी फूफी आरंभ से अंत तक पूरे उपन्यास में दिखलाई हमें देती हैं, और उस उनकी पीड़ा ऐसी है कि जैसे एक जगह पे लिखा भी गया था कि उसके नसीब में फूल कहाँ थे, सिर्फ अल्लर बल्लर को बल्लियां ही थी। तो वहां पे उसका जो चरित्र है कि वो अपने ही कह सकते हैं कि ससुर के जो है कुदृष्टि का शिकार है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती। और जब एक बार वो प्रयास भी करती है अपने पति से कहने का, तो उसका पति जो है उसे रोक देता है और उल्टी उसे ही जो है बातें सुननी पड़ती है। तो इस पर एक तरह क्वेश्चन महमूदा जी से, हम्म, शानी के जितना मैंने पढ़ा, स्त्रियां अमूमन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या इस तरह की उसमें संलग्न दिखाई दे रही हैं। चाहे आपने ही अभी जिक्र किया कि ससुर की कुदृष्टि का शिकार हो रही हैं, या सल्लो आपा है, या और तमाम तरह के पात्र भी हैं। तो ऐसा क्यों, कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्यों इस तरह का, दरअसल देखिए मुझे जो कैसे? ऐसा लगता है कि जिस समय शानी लिख रहे हैं, स्त्री विमर्श का जो दायरा है या स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं, तो उसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था। जैसे सल्लो आपा के चरित्र में जब हम देखते हैं या उनके चरित्र की जब बात करते हैं, तो वो अपने एक दायरे में रहकर टकरा रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़कों के मतलब पोशाक पहने हुए है या सिगरेट पी रही है, ये जो है टकराहट है, क्योंकि वो अपने उस सीमित दायरे को जो एक समाज ने उसके सामने बंदिश के रूप में बना दिया है, उसको तोड़ने की कोशिश करती है। यानी वो उससे बाहर जाना चाहती है, वो जा नहीं पाती, अंततः मार दी जाती है क्योंकि उसको उसका इलाज नहीं कराया जाता। लेकिन देखिए दूसरी जगह पे जब रशीदा का हम चरित्र देखते हैं, तो वो बेचारी जो है उसी मतलब कह सकते हैं कि अपने चाचा की कुदृष्टि का शिकार है और अंत में जाकर आत्महत्या करती है। तो ये जो परिवेश है सानी ने जो स्त्री पात्रों के माध्यम से गठित किया, कि उस समय टकराहट एक अपने दायरे में कर रही है सल्लो आपा, लेकिन बाकी जो नारी पात्र है वो चाह कर, जैसे मालती, उसके लिए क्या है, बावड़ी या कुआं में जाकर वो आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन उसे घर निकाला दे दिया गया और उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि उसने आत्महत्या किया। यहाँ ठीक पर मैं इसी थोड़ा रोकना चाहूंगी और रजनी जी से एक क्वेश्चन बात करना मैं यहाँ चाहूंगी पे थोड़ा सा कि बोलना चाह रही थी। हाँ हाँ, आप बोले बोले मोहम्मद बोले। क्योंकि इस इन सभी पात्रों में एक डी दरोगन जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, जबकि वो आरंभ से अंत तक है, और उनका जो चरित्र है यहाँ पे शानी ने उन्हें बहुत एकदम कह सकते हैं कि आज की एकदम स्वतंत्र और सशक्त नारी है, क्योंकि वो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार कर रही है, और पर वो अपनी सोतन को दुख जैसे भी दे रही है। प्रेम में फंसी, हाँ दुख तो दे रही है, क्योंकि हो सकता है ये पारिवारिक एक कला का जो वो एक खुद उस भी समय एक पितृसत्तात्मक समाज की एक इकाई बनकर प्रस्तुत हुई है। बी दरोगन जो है वो हाँ खुद एक पितृसत्तात्मक समाज का सामंती विचारों का वहन कर रही है। तो वो एक स्त्री के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल उस तरह से नहीं देखी जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मुझे ऐसा यहाँ लगता पर मैं है इसीलिए रोकना चाह रही थी और रजनी जी से जानना चाह रही थी कि जब हम पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं, तो हम अमूमन उन महिलाओं को भूल जाते हैं जो खुद उन्हीं सामंती विचारधारा का वाहक होती है,
जैसे कि बी दरोगन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शानी जी ने ऐसी कोई सुदृढ़ स्त्री का चित्रण क्यों नहीं किया, नहीं, जैसा शानी कि जी मैत्रेयी ने पुष्पा करती हैं, जैसा कि प्रभा खेतान करती हैं, जैसा कि और अन्य महिला कथाकार करती हैं। शानी के मतलब जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरा पढ़ा हुआ सीमित हो, पर कोई भी एक पात्र ऐसा सुदृढ़ नहीं दिखा जो कि अपनी बात पूरी जोर शोर से कह सकता। इस पर आप देखिए, बताएं आप रजनी कह जी। रही हैं कि पितृसत्तात्मक समाज की बात आप कर रही हैं और आप कह रही हैं कि कोई भी आपको पात्र ऐसा नहीं दिखा जो मुखर विद्रोह करता है। मेरी आपने यहाँ पर हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं नारी का चरित्र चित्रण। तो आपकी जो कहानी की नायिकाएं हैं, दो नायिकाएं, एक नाव के यात्री, इसमें कीर्ति भी नायिका है और मिसेस मित्तल भी नायिका है। कीर्ति का तो जो विद्रोह है ना, वो थोड़ा दबा हुआ है। रज्जन के प्रति उसका जो विद्रोह है वो तटस्थ है, क्योंकि वो जानती है कि रज्जन नाटक कर रहा है, माँ बाप को कभी लेके नहीं जाएगा। मगर मिसेस मित्तल, उस समाज की परिस्थितियां देखिए आप, जबकि नारी को ऐसा सोचा भी नहीं जाता था कि नारी अलग जाएगी, शादी के बाद अलग शहर में जाकर नौकरी करेगी और अपना जीवन यापन करेगी। तो मिसेस मित्तल तो बिल्कुल मुखर विद्रोह कर रही है नौकरी अलग रहकर, अपना जीवन यापन खुद कर रही हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि लोग उनके बारे में कानाफूसियां करते हैं, क्यों शादी के बाद यहाँ पर है। वो एक जगह कहती भी हैं कि मैं विवाहित अगर वो हूँ। मुखर विद्रोह करती हैं तो वो वापस क्यों जाना चाहती है? एक वापस जगह अब वो हाँ, वो वापस जाती जाना हैं चाहती हैं और उसका प्रयास करती हैं। जब वो, लेकिन मैं हाँ जी, आप हाँ बात। जी, नहीं नहीं नहीं, आप कहिए, मैं आपकी बात सुनना चाहूंगी। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम विद्रोह करते हैं और हमें ये लग रहा है कि ये गलत है और हम पलायन कर गए, तो उस गलत के पास वापस जाना मतलब मुझे वापस कोई जाना सेंस तो नहीं दिखा। मतलब वो देखिए, रीढ़ आपकी की बात हड्डी नहीं दिखी। रीढ़ की हड्डी तो इसलिए नहीं कि उस समय का समाज ऐसा नहीं था। समाज से आप सामाजिक दबाव तो हर किसी पर होता है। रजनी जी, मैं यहाँ पर यही सवाल सबसे कर रही हूँ कि हम ये कहकर नहीं छूट सकते कि उस समय का समाज ऐसा था, इसलिए उनके पात्र ऐसे हैं। वो आने वाली दुनिया, पीला बंगला, इमारत गिराने वाले, वाइफ स्वैपिंग, बोल्ड विषयों पर लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर लिख रहे हैं। तो जब स्त्रियां इतनी बोल्ड हैं, हाँ जी, तो फिर ये सब रोना क्यों? भारती जी, आप देखिए, यहाँ प्रोफेसर के तौर पे हैं या सूत्रधार के तौर पे? सबको अपने विचार रखने दीजिए। जी 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 सर, देखिए, और आप लोग पर को अपने मैं विचार रखने के लिए सर मैं बुलाया गया है, ना कि सर मैं जिज्ञासा सवाल भी रख जवाब रही के हूँ। लिए बुलाया गया है। हमें सवाल जवाब के लिए नहीं बुलाया गया है इस परिचर्चा में। नहीं सर, मैं अपनी नहीं जिज्ञासा भी रखूंगी। जिज्ञासा आप बाद में रखिए, जब सब लोग अपनी बात रख लें। नहीं सर, मुझे यही कहा मेरे गया था। ये देखिए, मेरे प्रोफेसर की तरह हिसाब आप से बर्ताव तो कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं प्रोफेसर की तरह कोई बर्ताव नहीं कर रही हूँ। आप, मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे मैंने तो हैं। 2 मिनट भी अपनी बात नहीं रख पाई, इससे पहले आपने मेरी नहीं आवाज बंद। जाहिद जी, आप जो बात कह रहे हैं, पहली बात मुझे यही कहा गया था कि मुझे इसी तरह क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी बात ये कि आप नहीं रख पाए क्योंकि आप पूरी भूमिका बना रहे थे। ये कोई भूमिका आप का मैं शोध सीधे पत्र, किरदारों पे आ आप गया था, शोध मैं अपने पत्र, किरदारों ये पे आप आ गया। शोध पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे मेरा हैं। ख्याल है कि हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, बजाय कि हम इस तरह की बातें करें। आप देखिए, शोध हम ये पत्र प्रस्तुत नहीं परिचर्चा कर में रहे हैं आए हैं। जाहिद जी, कि आप ये बताएं कि उनकी पूरी भूमिका बताएं काला जल की, और फिर वो सब कुछ बताएं, इसके लिए नहीं। हम नहीं, मेरी पॉइंट पर आयोजन से बात, पहले ही बात हम हो गई केवल थी पॉइंट टू इस पॉइंट पर बात करने आए हैं संदर्भ में। जाहिद मेरी जी। पहले ही बात हो हम गई थी, मैं भूमिका परिचय रख पर के बात बात करने कर नहीं आए हैं। हम ये जानने नहीं आए हैं कि शानी जी को सब जानते हैं, शानी जी के काला जल को शानी सब जी को जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन पर शानी उनके जी को तो नारी सब पात्रों जानते हैं। जब मैं किस नारी दृष्टि पात्रों से पर देखा बात कर रहा जाए। था, आपने मेरी बात नहीं, खत्म, आप एक आपने लंबी मेरी भूमिका पूरी रख बात रहे नहीं हैं। सुनी। मैंने तराना जी को नहीं रोका, संवेदना जी को नहीं रोका, रजनी जी से बात हो रही है। मैं तो जब से आपसे सुन देखिए रहा पर हूँ आप देखिए, जिस तरह आप भूमिका कर के रही हैं। साथ बात आप करेंगे लगातार तो हस्तक्षेप माफी कर चाहती रही हैं। हूँ, मुझे ये इस कोई तरीका नहीं प्रोग्राम होता से लीव कर परिचर्चा का। दीजिए। ये मैं परिचर्चा भूमिका सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। इस तरह के वाद विवाद में पढ़कर क्या करना है, परिचर्चा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल आगे शानी जी बढ़ाना। की, जी मेरी बात सुनिए। आपका कहना है कि शानी जी की कहानियों में नारी चित्रण,
तो जी सबके अपने व्यूज होते हैं ना। जी देखिए, वही अब मैं मेरा जानना चाहती कहना है, जी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर लोग अपने व्यूज रख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जी मिसेस जी मित्तल बहुत स्ट्रांग है। उस समय की जी परिस्थिति देखिए, जी जी उस समय का माहौल देखिए, कोई नारी संगठन नहीं था, नारी स्वातंत्र्य का तो सवाल भी नहीं उठता। पर उस समय के माहौल में अगर वो बाहर जाती हैं, नौकरी करती हैं, कहती हैं मैं क्यों सबको बताऊं कि मैं विवाहिता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है, शादी के 2 साल में ही मेरे साथ धोखा हुआ। हाँ, उनको वापस लौटते हुए शानी जी ने जरूर दिखाया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो रुकती नहीं है, अंततः वो लौट जाने का एक बार स्टेशन पर मिलती है कीर्ति को और प्रयत्न कर रही हैं। तो मुझे नहीं पता शानी जी ने बाद में उनको इस तरह से विवश क्यों दिखा दिया, पर उस समय की परिस्थिति और भूमिका को देखते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उस समय की, आप उस समय अपने से कम 10-12 साल कौन जाती थी नौकरी करने, कौन बाहर निकलती थी, पर मिसेस मित्तल निकली। और उन्होंने सटीक उदाहरण, जैसे पहले भी समय पता नहीं किसी ने अभी जिक्र किया कि वो जो नाखून से पत्ती चीर कर कहती हैं कि हम जिस तरह वो से मिसेस पति को मित्तल रफू नहीं करते, हाँ जी, तो हम अपने रिश्तों को कैसे रफू कर ले। सही कह रही हैं, अगर पति बेवफाई करता है तो उन्होंने बेवफाई तो नहीं करी ना, वो रजनी अलग जी, है। यहाँ पर जी, मेरा प्रश्न वही था हाँ, कि शानी प्रश्न जी आपका, लास्ट में मजबूर दिखा देते हैं स्त्रियों को। हाँ, थोड़ा हाँ सा स्त्री को ना बोल्ड दिखाते दिखाते थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हाँ जैसे कि हाँ है, वो रज्जन का विरोध करती है, पर मूक रहकर, तटस्थ रहकर। माँ बाप को शायद वो इसलिए नहीं बता पाती, माँ बाप के लिए तो रज्जन बहुत एक दृढ़ स्तंभ है, ढह जाएंगे दोनों। उसको, कीर्ति को पता है रज्जन माँ बाप को नाटक कर रहा है, बाप को दिखाई नहीं देता। रज्जन 10 बार आश्वासन दे चुका है कि वो उन्हें घर वहां बुलाएगा, बाहर उनकी आंखों का इलाज कराएगा। कीर्ति अच्छी तरह जानती है रज्जन कभी नहीं करेगा। आप देखिए एक ऐसे घर में जहां बाप को दिखाई नहीं देता, 3 बहनें हैं, छोटी बहन भी है, कीर्ति तो दृढ़ स्तंभ की तरह खड़ी है ना अपने परिवार के लिए, अपना जीवन यापन कर रही है ना। उसको रज्जन से कोई फाइनेंशियल उसकी उम्मीद है, ना भावात्मक किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। रज्जन के तुच्छ उपहार जब रज्जन उन्हें खोल के दिखाता है, ना तो वो खुशी जाहिर करती है, ना कुछ, तटस्थ भाव से उसको स्वीकार कर लेती है। रज्जन को स्टेशन पे रज्जन उससे कहता भी है कि माँ बाप का व्यवहार उसे अजीब लग रहा है, उपहारों को देखकर उन्होंने जरा भी खुशी जाहिर नहीं करी। वो उसकी वाइफ को समझा दे कि नहीं, हम उसके उपहारों से खुश है। कीर्ति नहीं चाहती, उसकी बात नहीं रखती है। इतनी छोटी सी बात अब वो अपने भाई की नहीं मानती तो उसका तो विद्रोह मुखर ही हुआ ना, मेरे हिसाब से मुखर है। बाकी कीर्ति बहुत एक दृढ़ है, माँ बाप के लिए खड़ी हुई है, इतनी घुटन है, माँ असहाय, बाप असहाय, घर में छोटी बहन, पर कीर्ति तो बिल्कुल दृढ़ स्तंभ की तरह खड़ी है। और वो एक जगह समझती भी है, जब वो मिसेस मित्तल से मिलती है तो वो ये जानती है दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो समझौता नहीं करते, चाहे वो टूट जाए, झुक जाए। तो मेरे हिसाब से कीर्ति बहुत कीर्ति के माध्यम से उन्होंने ये तो संदेश दे दिया कि वो राख में दबी हुई एक चिंगारी है, जरा सी हवा मिलती तो शायद मिसेस मित्तल और कीर्ति एक अलग समाज का निर्माण कर सकती। कोशिश दिखाई है, निर्माण नहीं दिखाया। शानी जी यहाँ आकर रुक गए, कोई सामाजिक विवशता कह लीजिए, बस मेरी ये ऐसा मेरा मानना शगुफ्ता है। न्यास जी कुछ हिंदू पात्रों पर कहना चाह रही थी शगुफ्ता देखिए, न्यास मैं जी। यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, आप हिंदू पात्र मुसलमान पात्र मत नहीं, करिए। उन्होंने, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शगुफ्ता जी ने खुद कहा मैंने हिंदू स्त्रियों पर कुछ लिखा है, तो जब जी, उन्होंने ऐसे कैटेगरी बना दी तो उसको ही मैं रिपीट कर रही कैटेगरी हूँ। बनाने की मैं जरूरत नहीं, नहीं है, कैटेगरी नारी बनाना तो नहीं नारी है चाहती ना। थी, कैटेगरी जी, बनाना नारी तो नहीं नारी चाहती है। थी, लेकिन बस ये है कि उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है। अगर आप देखिए तो जो राजेंद्र यादव साहब जो उनके लिए कहते हैं कि मतलब अगर शानी ना होते तो हम जो आत्ममुग्ध सांस्कृतिक धर्म को जो स्व घोषित कहरी मान्यताओं में जो महानताएं हैं, जो शंख घोघों में कैद है, जगत गुरुओं ने मतलब एक तरीके से झकझोर कर उन्हें कोई दिखाना नहीं चाहता। एक बहुसंख्यकों के बीच अकेले और असुरक्षित होना क्या होता है, वो शानी ने महसूस किया था। और उसमें उन्होंने, वो कुछ लाउड है बट वो फेक कहीं
नहीं है, क्लिष्ट वो जरूर हैं, जटिल भी हैं, लेकिन अस्वाभाविक उनके साथ स्थितियां रहीं और इसलिए उनके साथ एक टैग लगा है कि वो मुस्लिम हैं, तो वो मुस्लिम उसमें ही रहते हैं, हाशिए पे रखा गया। उनको बड़े बड़े आलोचकों ने भी इग्नोर किया। उनकी हैसियत आज भी लोग उस तरीके से नहीं आंकते हैं जिस तरीके से जानकी प्रसाद जी के जो 6 खंड हैं, किसी को भी रिसर्च करने के लिए बहुत मदद मिलेगी इसमें, लेकिन उन पर बहुत कम काम हुआ है। जिस तरह हम राही को रिकॉग्नाइज करते हैं, राही उनके बाद आए हैं, लेकिन उससे पहले वो इतना कुछ लिख रहे थे, इतना क्रांतिकारी अंदाज से लिख रहे थे। और हिंदू पात्रों में जो धनमां है और जो सारा पहला खंड है कहानी का, करीब 20-25 जो हिंदू पात्र हैं, वो भी काफी कुछ उलझे और काफी सुलझन की अवस्था में और काफी ऊपर निकलने की अवस्था में है। और उनको भी उन्होंने काफी उस समय के तत्कालीन उसमें दिखाया है परिवेश में। इसलिए मैंने उस टैग को हटाने के लिए सिर्फ हिंदू संस्कृति जो उन्होंने ला के दिखाई और किस तरह बस्तर के जिलों में और किस तरह एक ये जो धानमां चंपा का जो कैरेक्टर है वो अशिक्षित भी है, अंधविश्वासी भी है, रूढ़िवादी है, भाग्यवाद की भी उसमें पड़ताल की गई है और बहुत तरीके से उसमें इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं कि जैसे उनको इतनी अनजान है कि धानमां को पाकिस्तान वो बनने से अनजान है। ट्रक ड्राइवरों से उन्हें पता चलता क्योंकि वो एक ढाबा चलाती हैं और उस ढाबे में भी सल्पी है और मतलब उस वक्त न गांजा नशेड़ी ये वो पुलिसों का आना जाना, क्या वो तटस्थ होकर आखिर तक रुकी रहती है, वो वहां से पलायन नहीं करना चाहती। जबकि उनका बेटा जो अवैध है, दया शंकर, हीरा सिंह का पुत्र है, उसको वो अपनाती हैं और कभी भी हीरा सिंह से उसका वो नहीं मांगती हैं बदल, ना उनको उसका कुछ चाहिए। और बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धानमां की बेटी, धानमां की बेटी धानमां की कैसा उन्होंने उसको पाला और कैसा उन्होंने डोली को करा और डोली किस तरह से लास्ट में उनको दे के चली गई चकमा और उनके पास सारे ही चरित्र उनसे धीरे धीरे दूर होते चले गए। बट उनकी जो निष्ठा थी, उनका जो वो था कि उन्होंने किस तरह उसको एक कबूतरी की तरह हिफाजत से रखा, लेकिन वो लास्ट में उन्हें छोड़ के चली गई। बेवफाई उसने कैसी की, जबकि लास्ट में वो बताती है कि फलाना उसका कोई नहीं है, दयाशंकर उसका बेटा है। कैसे उनके यहाँ सामान पहुंचाती है और कैसे वो ब्राह्मणी वैष्णवी आदिवासी जंग बस्तर जिले की, और कैसा उसका सुबह उठ के नहाना और पूजा और पाठ, उसके बिना कुछ आहार ग्रहण न करना, वो जो संस्कृति है वो सब नायाब है फिरोज शानी साहब के इस सांप और सीढ़ी में, जो कि काला जल पर ही जाके खत्म हो जाती है। काला जल ही नहीं, हाँ सॉरी गुलशेर खां शानी साहब के उसमें जाके समाप्त हो जाती है। हर चीज की जो इंतहा है, धानमां का जो अंत है वो कितना वो भी वही है कि लास्ट निगेटिविटी पे समाप्त होता है। जो बीच बीच में अंधविश्वास आया, जो किसी का मरना आया, किसी के ऊपर प्रेत आया, लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे कि सबके पास अपना पेट है, सबको काम पे जाना है, 6 लोगों से ज्यादा मट्टी में कोई लोग नहीं है, और लोग उसमें किस तरह से जाते हैं। तो ये जो मुसलमानों का मतलब वो धानमां को ये पता चलता है कि कोई मुसलमानों का नया देश बन गया है, और वो ये सुन के शगुफ्ता जी यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्या हिंदू स्त्री और मुस्लिम स्त्री की पीड़ा या उसको कुछ अलग इस तरह से कुछ दिखाया? नहीं अलग है। काला जाल के सारे मुस्लिम पात्रों को आप हिंदू में कन्वर्ट कर दीजिए तो भी भारतीयता की जो स्थिति है संकीर्ण मानसिकताओं की वो सेम है, दोनों के साथ सेम है। बस एक पर्दा प्रथा और एक 4 विवाह के उससे और एक हलाला और इसके उससे मुस्लिम थोड़ा अलग हो जाते हैं। अदरवाइज परेशानियां और संकीर्णताएं हिंदू स्त्री के साथ भी तब भी वही थी, मुस्लिम के साथ भी सेम थी। ऐसा नहीं है कि दोनों की परिस्थितियां बहुत अलग है। फिर भी अवेयरनेस और उस मामले में फिर आज भी हिंदू स्त्रियां काफी आगे हैं, हिंदू उपन्यासकार आगे हैं, और हिंदू उपन्यासकार मुस्लिम प्रॉब्लम्स को जितना मुखर को लिखते हैं, जैसे हलाला लिखा है भगवान दास मोरवाल ने 3 तलाक पे, लेकिन उर्दू उपन्यासों का पूरा मैंने तज्जिया करके देखा, किसी ने इस टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद नहीं किया और बहुत कम पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बात करने से विवाद होता है और लोग इसमें औरतों का तो दखल बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। तो भगवान दास मोरवाल ने उसका बाकायदा रेमेडीज दी हैं। तो हिंदू उपन्यासकार इस मामले में बहुत आगे हैं। शानी साहब ने अपने उपन्यासों में बहुत सारे क्रांतिकारी सारे चेंजेस दिखाए हैं। आगे मैं कहानियों पर अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगी कि उनके पात्रों में कहाँ-कहाँ ड्रास्टिक चेंजेस हैं और कैसे। अभी हम तराना जी के पास चलते हैं जी। तराना जी आप बताएं कि माफी चाहती हूँ अगर आप में से भी किसी को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं उसे थोड़ा कम करती हूँ और आप अपने नारी विषयक विचार आगे रखें। अभी आपने जो कहा कि उन्होंने नारियों को दबी हुई कुचली, पर कुछ हैं जिसमें जो कहानियां हैं नारियां अपनी आवाज उठाती हैं,
जैसे कि एक कहानी है डाली नहीं फूलती। हम्म। डाली नहीं फूलती में जो सभिया है वह अपनी बड़ी बहन और उसके हस्बैंड के साथ रहती है, और वो बड़ी बाजी से बहुत परेशान है क्योंकि वो उसकी सब जगह बुराई करती है और वो अपने पति पर भी उसको लेके शक करती है। तो इसमें वह बर्दाश्त नहीं करती है सभिया, वो जाके अपने दूल्हा भाई उसके आगे अपनी आवाज उठाती है। वह कहती है कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगी, मैं इस तरह नहीं जी सकती। मतलब उसको अवेयरनेस है कि मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, मैं इस तरह से नहीं जी सकती। और वो उसको उनको ये भी कहती है कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। जब उसके दूल्हा भाई उससे पूछते हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं, तो वो शर्माती नहीं है, वो बताती है कि लोग कहते हैं कि तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है, इसलिए मेरे लिए कई रिश्ते आए और तुमने उन सबको बाहर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ तक कि जब उसके दूल्हा भाई कहते हैं कि आज तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम किसी के साथ भागना चाहती हो, भागने का सोच कर आई हो, तो वो सीधे सीधे उनसे कह देती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, आप चलो मेरे साथ, आप अच्छा बुरा छोड़ो और बाजी सो रही है और मेरे साथ चलिए। और ये बात वो कहती भी है कि जो बात आप अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे मैं आपको कह देती हूँ। तो वो ये तो बिल्कुल सरासर रिवोल्ट है, सीधा साधा उनके मुंह पे कह देती कि आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है और मुझे कहीं का नहीं छोड़ रखा है। क्या वास्तव उसी में तरह दूल्हा भाई इसीलिए शादी नहीं कर रहे थे साहिला की कि हो सकता है, इंटरेस्टेड? हो सकता है, क्योंकि लेखक ने इसमें कुछ नहीं कहा। और जब इतना वक्त बीत गया क्यों इसकी शादी नहीं कर रहे हैं वो? तो इसका जवाब ये है कि हो सकता है, क्योंकि अब राइटर क्या चाहता था, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें तो। और अच्छा। इसी की तरह बबूल की छांव एक और कहानी है जिसमें मिसिस सेन के बारे में बताया गया, जो बहुत बहुत ही मिलनसार है, सीधी सादी है और सबसे रिश्ता रखती है। तो मिसिस सेन भी अंत में ये कहती है अपने पति के लिए, या कि ब्याह का सुख बबूल की छांव है, पतली, विरली और कटीली, जिसमें कोई ठहराव नहीं है। यह बात अलग है कि उसकी छांव को हम महिलाएं जो हैं संतोष मानकर मान लेते हैं। तो ये भी एक तरह का रिवोल्ट है, वो सीधा साधा बता रही है उषा को कि मेरा पति ऐसा कर रहा है। और इस सेंटेंस ये इतना प्रभावित करता है क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर महिलाएं, उनको यही लगता है कि बबूल का सुख, ब्याह का जो सुख है बबूल की छांव ही है। अंत में उसका पति उस पर शक करता है, उससे 15 दिन बात भी नहीं करता है, उसके खाने को कह देता है कि ये तो पाप है। तो ये सब सुनकर वह उसको छोड़कर चली जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना मत रखना चाहूंगी। आप सबसे मैं एक क्वेश्चन कर रही थी बार बार कि ऐसा क्यों चित्रण किया या किस तरह से चित्रण किया। मैंने भी काफी कुछ तैयारी की थी, पर अब उतना सब तो समय नहीं है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि लेखक जिस वर्ग से आता है उस वर्ग का प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। शानी की फिरोज शानी, जानकी प्रसाद शर्मा ने आदमी और अदीब एक किताब है उनकी, जिसमें फिरोज शानी पूछते हैं अपने पिता से कि दादा के बारे में। तो वो एक बात कहते हैं कि वॉट लॉट्स ऑफ वुमेन, आगे क्या मसूदा था उसका मुझे अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा, कि वो उसका कहने का मतलब ये था कि वो बहुत सारी वुमेन चाहते थे पर वो उन्हें हैंडल करना नहीं चाहते। दैट मीन्स कि कैसे उन्हें मैनेज किया जाए अपने घर और परिवार। शानी ने वो बात सीखी और उसको मैनेज करना सीखा। शानी के जो पिता थे उनकी पत्नियां थी और जो पत्नियों से अतिरिक्त थी वो भी उनके घर आ गई। पर शानी के, मैं माफी चाहती हूँ फिरोज शानी जी से, शानी जी के अतिरिक्त संबंध थे पर वो कभी उनके घर तक नहीं। यहाँ पर अतिरिक्त संबंध में एक क्योंकि मैं उस तरह से सिलसिलेवार ढंग से बता नहीं रही हूँ तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं सब एक जगह में, वो विवाहिता स्त्री है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है और वो उनकी प्रेमिका है। पर क्योंकि वो नेक इंसान है, क्योंकि वो अच्छे इंसान है, इसलिए उनके उस प्रेम का जो परिणाम है वो सही नहीं होगा, वो वर्जनित होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाक्य से
जो मैं अभी आप सबसे कह रही थी कि वो पितृसत्तात्मक समाज का ही हिस्सा है। वो स्त्री को 4 भागों में बांट कर देखते हैं। ये तो मैं आपको बताती हूँ। एक वो जो समाज के पितृसत्तात्मक नियमों में फंस जाती है, अभिमन्यु की तरह, जो फंस तो गई है पर निकलना कैसे है वो उन्हें नहीं पता है। उसी में वो मरगिल्ली सी घुटती रहती है, पिसती रहती है। दूसरा वो जो अपने देह को आधार बनाती है। चूल्हे का चांद में एक वाक्य आता है जिसमें वो मछली के सालन के लिए बिहारी के सामने अपनी देह प्रस्तुत करती है। तो वो देह को माध्यम बना रही है। और तीसरी प्रकार की वो स्त्रियां हैं जो समाज का विरोध करना चाहती है कि हम कोई क्रांतिकारी कदम उठाए, पर फिर वो कहीं ना कहीं आके आत्महंता प्रवृत्ति अपना लेती है। और चौथी वो बोल्ड स्त्रियां हैं जो ये मानती है कि देह की स्वतंत्रता ही सब सारी स्वतंत्रता है, जिसमें सल्लो आपा भी आ जाती है, पीला बंगला भी आ जाता है, आने वाली दुनिया भी आ जाती है, इमारत गिराने वाली भी। जब यहाँ पर आपने बात की डाली फूलती नहीं की साहिबा की, कि वो उसका जीजा है जो हर रिश्ते को ना कर रहा। शानी कहीं भी ये नहीं दिखाते हैं कि वो केवल इसलिए ना कर रहा है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। ये कहानी, क्योंकि मैं इनका विभाजन कर रही थी इसलिए मैंने ये कहानी 2 बार पढ़ी। वो कहीं भी नहीं बताते हैं। वो यहाँ पर एक पैरेलल एक कहानी और उठाते हैं जिसमें पिता उसकी अपनी बेटी के रिश्तों को मना कर रहा है, लगातार मना कर रहा है। और समाज को क्या कहता है कि समाज कहता है कि पिता लड़की में इंटरेस्टेड है इसलिए वो मना कर रहा है। और अगर इंटरेस्टेड होता उसका जीजा, तो वो जब अपना दुपट्टा गिराती है और कहती है कि बाजी अंदर सो रही है, तो वो आराम से संबंध बना सकता था। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं लगता कि वो वहां पर जो जीजा है वो सामाजिक बंधनों के कारण संबंध नहीं बना। वो शायद कुछ और अच्छा रिश्ता आ जाए, शायद कुछ और अच्छा रिश्ता आ जाए। मुझे ऐसा मेरा अपना मत है कि वो उस पर बात कर रहा है। दूसरा ये जो मैं ये कह रही हूँ पीला बंगला या सल्लो आपा या इमारत गिराने वाले या आने वाली दुनिया कि शानी क्योंकि उस तरह की स्त्रियों से मिले और उस तरह का वर्णन किया, इसलिए शायद शानी के कथा साहित्य में इस तरह की स्त्रियां दिखाई देती हैं। जब आने वाली दुनिया में एक स्त्री जिसका पति है, जिसके बच्चे हैं, वो सब बैठी किसी 2 पुरुष के साथ एक सिनेमा हॉल में बैठी हुई है और अश्लील हरकतें कर रही है, तो यहाँ कौन सा बोल्डनेस दिखाना चाह रहे हैं शानी, मुझे नहीं समझ आता। मुझे यही समझ में आता है कि पितृसत्तात्मक समाज की तरह वह भी स्त्री को केवल 2 ही काम के लिए जानते हैं, घर संभालने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए और सेक्स टॉय के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। जो बात आपने करी एक नाव के यात्री के लिए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिसेस मित्तल है, जब वो इतनी आगे तक आ गई तो क्या विवशता, ऐसी कोई विवशता मुझे दिखाई नहीं देती है लेखक की, कि वो उसको उस ओर धकेलते हैं कि जहां पर वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो उसमें उसकी खुशी है, वो खुशी जाहिर करती है कीर्ति से कि देखो मैं वापस जा रही हूँ। दैट मीन्स उसको अपना वहां पर खुशी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा कोई विवशता नहीं है कि वो समाज के लिए जाना चाह रही है। तो समाज की ये जो स्त्रियां हैं, ये मुझे कहीं सुदृढ़ नहीं दिखाई देती कि मैंने ये कह दिया, हाँ मैंने ये कह दिया, मैं इस पर ही आमादा हूं, जब तक कि कोई कारण ना मिले, जब तक कि कोई प्रॉपर ऐसी चीज, कोई बेस ना मिले कि हाँ मैं वापस लौट जाना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, या भाई मेरे को सुरक्षा चाहिए, वो बिना किसी कारण वापस लौट रही है। तो शानी देखिए, का मैं आपको कहूँ अगर 1 मिनट के लिए, मुझे सॉरी कि आपको रोका, शानी जी ने उसकी विवशता तो नहीं दिखाई है, वो कहीं विवश होकर जा रही है ऐसा उसकी बातों से तो, जो नहीं, कहानी जहां पर आकर खत्म होती है वहां पर आप देखिए मिसेस मित्तल विवश होकर जा रही है, ये तो नहीं दिखाया गया कहानी में। वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जा रही हैं। अब कहानी में आगे क्या होता या कहानी कौन सी अपशगुन से घबराई हुई महिला है
इसका मतलब कहीं ना कहीं परंपरावादी ये जो सोच है कि अपशगुन कहीं उसके जीवन में कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा के लिए अपने पति को खो दे। मेरे ख्याल से मनोवैज्ञानिक पहलू भी होते हैं, एक इंसान होने के नाते तमाम मनोवैज्ञानिक परतें होती हैं हमारे पास। मेरा यहाँ पर प्रश्न मतलब लेखक के रूप में या एक आलोचक के रूप में या एक पाठक के रूप में ये है कि ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुदृढ़ तब होता कि एक और एक उनकी कहानी है इज्जत के सवाल, उसमें एक ईला है, ईला शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, ईला है वो बहुत सुदृढ़ है, अपने घर चला रही है, नौकरी कर रही है, किसी से प्रेम भी कर रही है अंदर ही अंदर, पर जब उसका पिता ही कहता है कि तू अपने इन्हीं का, एक दिन वो पिता पैसे छीन कर ले जाता है और वो अपने पिता को गुस्से में धक्का दे देती है, यहाँ तक तो मुझे काफी बोल्डनेस नजर आती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जहाँ एकदम शिफ्ट कर देता है लेखक कि भाई वो श्यामलाल तेली की रखेल बन गई, एक स्त्री जो पढ़ी लिखी है, एक स्त्री जो नौकरी करती है, एक स्त्री जो समस्त सुख सुविधाएं भोग रही है, वो अचानक शिफ्ट हो जाती है श्यामलाल की रखेल बनने के लिए। मुझे यहाँ पर त्यागपत्र की मृणाल याद आती है। ये चौंकाने वाली बात है भारती जी, यही तो चौंकाने वाली बात है। यही तो इला का चरित्र है। और ऐसा एक सपाट लाइन, एक मतलब एक सपाट लकीर हो और उस पर चरित्र चलता रहे, ये जरूरी नहीं है। देखिए कहानीकार है, वो क्या कहना चाहता है, जीवन में हमारे दो चेहरे हो सकते हैं, एक चेहरा जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ और एक चेहरा जैसे ही मैं कैमरा ऑफ करूंगी जो मेरा चेहरा सामने आएगा। आप समझ रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि चरित्र एक ही लकीर पर चलता रहे। जैसा कि आपने इज्जत का सवाल में इला की बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए चेहरा बदल सकता है, और इंसान है, चेहरे बदले हुए नाम सब जानते हैं, हम इन सबको कोसते रहते हैं कि आप दोहरे चेहरे लगाए रखते हैं। क्वेश्चन यही फिर वही कि ये आत्महंता, मैंने ये कहा कि वो विरोध करती है, लास्ट मोमेंट तक भी चली जाती है, पर फिर वो आत्महंता वाली प्रवृत्ति हम चाहते हैं जी, दबाने के लिए कह रहे हैं, हम और आप चाहते हैं कि वो विरोध करती रहे और अंत तक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा लेखक करता नहीं जी, ऐसा करता नहीं जी, ऐसा इसका चरित्र गढ़ा नहीं गया जी। मैं यही कह रही हूँ, इस तरह की 4 प्रकार की स्त्रियों में वो तीसरे नंबर पर आती है, जो वो आत्महत्या प्रवृत्ति अपना लेती हैं, और वो मुझे मृणाल जैसी लगती है, इतनी सशक्त लगती है। पर मेरा वही कहना है कि एक नारी होने के नाते या क्या ये एक पुरुष लिख रहा था इसलिए आत्महत्या प्रवृत्ति आ गई, या एक लेखक लिख रहा था इसलिए आत्महत्या प्रवृत्ति आ गई, या एक मैं सोच रही थी, या एक समय का समाज को देखते हुए लिखा ना शानी जी ने। वो एक नया समाज तो था नहीं, शायद वो उसके आगे वो भी विवश हो गए, इसलिए जो उन्होंने अपने आसपास देखा समाज में स्त्रियों को, बस उन्हीं को देकर लिखा। ये उनका अपना सोच था। वो चाहते तो बहुत कुछ दिखा देते, पर उस समय के हिसाब से अगर मैं आपकी बात मानूं कि उस समय का समाज था, तो फिर वही एक दिमाग में कुछ पात्र आ जाते हैं, धानमा, जिन्होंने बिना शादी के अपना पूरा जीवन बिता दिया, इमारत गिराने वाली जो बिना किसी सवाल के परपुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, पीला बंगला वाली जो वाइफ स्टेपिंग करने के लिए तैयार है, आने वाली दुनिया जिसका पति है, जिसके बच्चे हैं। जब हम इतनी बोल्ड दुनिया दिखा रहे हैं, हाँ, तो उसमें हम मतलब तो समाज को नहीं, ये कह सकते हैं कि लेखक ये कहना चाहता था तो उसने ये कहा, पर उसको समाज उस समय का ऐसा था, ये हम तर्क नहीं दे सकते। भाई लेखक कहना चाहता था इसलिए उसने ऐसा कहा। हाँ शगुफ्ता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं इस एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि लाखों का बेटा एक मिनट शगुफ्ता जी, कोई कुछ कह रहा है? हाँ भारती जी, मैं तराना, मैं कुछ कहना चाह रही थी। अच्छा हाँ, शगुफ्ता जी की बात आप जरूर। हाँ तराना जी, आप कहेंगी, शगुफ्ता जी को कह लेने दीजिए, फिर आपकी बारी। बस मैं एक कहानी का थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूंगी कि आप लोगों की सारी बातों के अंदर जो निचोड़ आ रहा है, उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि उन्होंने सारे शेड्स कहानियों में दिए हैं। लाखों का बेटा उनका देखिए, गुलशेर खान शानी साहब का रमा का जो चरित्र आया है, जिसका पति गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने जा रहा है, पत्नी की
मर्जी से, पत्नी चाहती है, उसकी ख्वाहिश है, माँ उसको उसकी सास ताना भी देती है, लेकिन फिर भी वो, और उसकी प्रेगनेंसी के समय में पति की 3 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, पति की जब शहादत का वो निकल रहा होता है। ये कितना आइडियलिज्म एक कैरेक्टर है जो राष्ट्रीय उस पर एक नारी का उत्सर्ग दिखाता है अपनी इच्छा से। तो ये भी एक पहलू है, ये भी एक कैरेक्टर है जो इतना स्ट्रांग है। तो हमें कहानियों के विविध शेड भी देखने चाहिए। हर तरह के कैरेक्टर्स को उन्होंने उठाया है और इसमें कहीं कोई लज्जा नहीं है। वो अपने बच्चे को भी समझा रही है और सास को भी समझा रही है। लास्ट में वो बच्चा छोड़ के चली जाती है, वो उसकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन ये डिसीजन उसका खुद का है। उसके शौहर उसकी इस बात को मानते भी हैं और जाते भी हैं और अंत में शहीद भी होते हैं। 3 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सासू माँ का बार बार उसमें विरोध आते दिखाया है, लेकिन एक पत्नी का स्ट्रांग रह के लास्ट तक अपनी इज्जत को, कि आपकी सारी जिंदगी होगी, ऐसा बेटा कहाँ आता। बड़े प्यारे प्यारे डायलॉग्स हैं, उसको कहने के मौके यहाँ भी नहीं है। हम चाहते हैं जिनको मौका नहीं मिला अब उन्हें मौका मिले। सराहना कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी, शुरू में ही मैंने कहा था कि वो एक उन्होंने स्त्री पात्रों को लिया है और हर तरह के स्त्री पात्र के हर तरह के दुख, कम ज्यादा हर तरह का दुख, और उसी को मैंने ये सलेटी रंग दिया था। सलेटी रंग एक इंटरमीडिएट टोन होता है काले और सफेद के बीच का, और उसका कोई रंग अपना कोई चमक नहीं होती है, और उसके लिए ये भी है कि वो बहुत ही कम रोशनी या लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो जो स्त्रियां हैं उनका तो पूरा जीवन ही ग्रे या सलेटी वातावरण में जीती हैं, उन तक बहुत ही कम रोशनी पहुंचने दिया जाता है। फिर ये जो मिसेस मित्तल की कैरेक्टर जो कहा जा रहा है कि वो कमजोर पड़ जाती है, अब हम किसी भी लेखक को ये नहीं कह सकते कि कहानी को उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, वो यहाँ क्यों रुक गया। आप ये कैसे, अब इमेजिनेशन पे है, आप ये कैसे कह सकती कि वहां जाके वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहने लग गई या उन हस्बैंड से लड़ाई नहीं की उसने कि ऐसा क्यों हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां जाके रहे। तराना जी हमारा ये दिखाया नहीं ना एंड कम ऐसा कर दिया। तराना जी हम ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा एंड रखा तो क्यों रखा, हम उस एंड पर सवाल नहीं देखिए, इसमें तो लेखक का खुद का ही दृष्टिकोण है ना। लेखक के दृष्टिकोण पर हम बात कर रहे हैं कि उसने ये एंड दिखाया, क्यों दिखाया, क्योंकि इसलिए दिखाया, इस पर हम बात उसने ये दिखाया। मैं इसका भी जवाब देना चाहती हूँ। उसने दिखाया कि औरत चाहे कितनी भी मजबूत हो, स्वाभिमानी हो, पर वो इमोशनल भी होती है। वो एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बहन होती है, तो वो इमोशनल होके जब उसके चूड़ियों का हो कुछ हुआ उसकी वजह से वो एकदम कमजोर, उसको लगा मैं जाकर देखूं क्या हुआ, अपने पति को देखूं कि हुआ क्या। हम कोई इतने कठोर नहीं हो सकते कि कोई मर रहा है तो हम उसको जाकर भी नहीं देखेंगे अगर उससे नाराज हैं तो। जी मुझे तो ये ऐसा लगता है कि और ज्यादा मतलब ब्रॉड माइंडेड है कि कितने भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो जाकर देखती है कि क्या हो रहा है, देखूं तो सही। जज्बाती भी है वो क्योंकि एक महिला है। और महिला वैसे भी स्वभाव से एक और बात ये कह सकते हैं और पारिवारिक होती है, तो शायद इसीलिए उनको वापस लौटते दिखाया कि परिवार को बहुत प्यारा होता है। इसीलिए यही कि वो गई लौट के। अब क्योंकि ये उन्होंने नहीं मैं शायद कुछ ज्यादा बोल्ड सोच पा रही हूँ पति के साथ, और ये मुझे मेरे अंदर ये प्रश्न फिर भी ये बैठा हुआ ही है तमाम तर्कों के बावजूद भी। और ज्यादा बोल्डली सोचिए कि वो उस आदमी से लड़ी, लेकिन फिर भी वो नहीं लड़ी मरी जी ठीक, अगर वो उसके साथ रहती। एक और है दो बबूल एक पेड़ जिसपे आलू वाली एक कहानी है। पेड़ दो छांव। हाँ, एक पेड़ दो छांव। तीन पेड़ दो छांव। उसमें जो उसकी आलू वाले की बेटी है वो अपने पति के साथ बराबर बनी रहती है, उसका पति दूसरी पत्नी रख लेता है, कोई एतराज नहीं। वो प्रेग्नेंट कर देता है, कोई एतराज नहीं। वो वापस आ गई, कोई एतराज नहीं। पर उसके बाद अगर वो वापस आने, वो निर्णय जो ले रही है वो मेरा निर्णय है कि मैं मार खा रही हूँ, हालांकि ये मेरा निर्णय नहीं होना चाहिए कि मैं मार खा रही हूँ, पर फिर भी ये एक जमीन पर खड़ा होता है। पर जब मैं ये कहती हूँ कि नहीं मुझे तो तब भी मारा गया, नहीं मुझे तब भी मारा गया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, और फिर अचानक सबको भूल कर वापस आती हूँ। जब मिसेस मित्तल अलग हुई
तो उन्हें ये उनके कुछ मतभेद रहे होंगे निश्चित रूप से। कोई भी महिला, जहां आप इतनी सारी बातें कर रहे उनके हैं, पति ने कोई धोखा भी दिया, महिला कहती है इतनी वो। केवल 2 बातों के लिए अलग नहीं हो जाएगी, एक लंबी प्रक्रिया रही हाँ, वो होगी। ये एक कहती है ना कि धोखा दिया उनको, कहती है ना वो। नहीं, वो और तो एक वो चीज वो मैम, धोखा भी शादी एक आध साल नहीं में होगा, ये बेवफाई की। कल्पना, पाठक की कल्पना है कि एक लंबी बात रही होगी नहीं। जो मिस मित्तल अलग रहने के लिए सोचती है। हाँ, अब जब वो इतनी बड़ा निर्णय ले चुकी है, ठीक है, अब वो ये भी मान लो सामाजिक व्यवस्था के कारण, ये मैंने मान लिया कि सामाजिक व्यवस्था के कारण, संवेदनशील होने के कारण वो वापिस जा रही है, तो मार खाया हुआ ना खिसियाता है, खुश नहीं होता है कि अरे अब मैं वापिस जा रही हूँ। वहां पर जो उनकी खुशी है ना, वो मुझे अखरती है। देखिए, अब उनको विनय बहुत खुश नहीं दिखाया। आप नहीं नहीं, समझिए। वो खुश है। हाँ, लास्ट कुछ कहाँ पंक्तियां दिखाया पढ़िए आप उनको। उनकी, तो वो बहुत खुश है। लास्ट पंक्तियां पढ़िए, जब वो कृति से बात नहीं, करती है, तो वो खुशी जाहिर करती है कि मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ और नजर ना लग जाए मुझे, कोई मुझे देख ना ले। वो खुश है, खुशी का इजहार कर रही। मतलब शर्मिंदगी मेरा की ये कोई कहना देख ना नहीं है ले। कि कहानी ऐसे नहीं ऐसे हाँ, हो जाती, या कहानी ऐसे नहीं ऐसे हो जाती। लेखक जो लिख रहा है अब वो क्यों ऐसा लिख हाँ, रहा है, उसने ऐसा क्यों एंड किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जी जी, इस पर मेरी बात है कि वो हाँ इसलिए ऐसा कर रहा है हाँ, तो क्योंकि वो एक एक समाज में बात इसी आप, तरह की जो स्त्रियां हमारा देख रहा है। समाज, हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है, आप जानते हो, आपने सुना भी, कोर्ट में लोगों के डेली केसेस चलते हैं और साथ में अपने प्रेग्नेंट भी होती रहती है। हाँ, वही तो वही ये भी हमारे इस समाज रूप की से, एक सच्चाई है। इस रूप हमें ना से ये मुझे बात वो है ना। हमेशा ध्यान में, हमें ये अब बात चलिए, हमेशा अब ध्यान हम में जाहिद रखनी जी से बात चाहिए। करते हैं। जाहिद जी इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जी और मैं कहिए आप अपनी। अपने पर्चे का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ। काला जल में सानी ने भारतीय समाज में महिलाओं की सिर्फ दयनीय स्थिति ही नहीं दिखलाई है। उपन्यास में बी दारोगिन जैसा भी किरदार है जो पुरुषों को अपनी मुट्ठी में और समाज को अपने ठेंगे पर रखता है। वहीं सल्लो आपा भी है जो सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर पुरुष प्रधान समाज में अपना प्रतिरोध दर्ज करती हैं। इस किरदार को सानी ने दिल से गढ़ा है। सल्लो आपा को पुरुषों की तरह कपड़े पहनने, अश्लील तस्वीरों की किताब देखने में कहीं कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। जरूरत पड़ने पर वह अपने होठों पर सिगरेट लगा लेती है। प्रेम की अभिव्यक्ति में भी वह पुरुषों से कहीं आगे है। यही वजह है कि सल्लो आपा को कथाकार राजेंद्र यादव ने हिंदी उपन्यासों के अविस्मरणीय चरित्रों में से एक माना है। इन इंकलाबी हरकतों के बावजूद सल्लो आपा का भी हसर वही होता है जो उपन्यास में बाकी महिलाओं का। छोटी फूफी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र सामाजिक बंधनों और अपने खाविंद की गुलामी में गुजारी, बेटी सल्लो के हक में नहीं खड़ी हो पाती। उपन्यास के अंत में रहस्यमय तरीके से सल्लो की मौत हो जाती है। उपन्यास में सल्लो आपा की मौत वाकई निराशाजनक है। पाठकों को इससे सचमुच बहुत निराशा होती है। इस किरदार में उम्मीद की एक किरण भी है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं। उनकी जो सोई हुई ख्वाहिशें और अरमान हैं, वे उन्हें अभिव्यक्त करना चाहती हैं। सानी इस बदलाव को नजदीकता से महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि जब मौका आया तो उन्होंने इन महिला किरदारों को अपनी आवाज दी। अगली बार जब भी काला जल को पढ़ें तो उसे इस नजरिए से भी देखिए। शुक्रिया। तो मिसेस मित्तल जी। भी इस समाज का ही एक हिस्सा है जो बदलता हुआ रूप प्रस्तुत कर रही है। आप मरियम को भी कह सकते हैं। मरियम सोचती है कि मैं पैसे क्यों खर्च करूं, जबकि लोग तो हंस रहे हैं, मतलब चहलुम में आए हैं मगर हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मरियम सोचती तो है वो ये पैसे बचा सकती, मतलब वो बदलने के उसमें प्रोसेस में है, बदल नहीं पाई है। शानी जी ने ये दिखाया है कि अगर उन्हें प्रॉपर, मतलब कोई एक कंधा मिलता या कोई उनके साथ समर्थन में खड़ा होता तो शायद वो बहुत कुछ कर सकती थी। मेरा तो ये ऐसा मानना है। वही फिर गोदान वाली स्थिति आ गई ना, वो जी, जो एक गोदान वाली पैसा, स्थिति आ गई।
वो एक जो पैसा था उसके हाथ से वही गोदान के नाम पर वही उससे गोदान, आप हाँ, गोदान भी कह सकते हैं, कफन कहानी भी ऐसे ही कफन भी होती है। हाँ, जी। वो ही पैसा जो है उससे जो वो है समाज के बदलने की प्रक्रिया में शानी जी ने अपनी कहानी की नायिकाओं को दिखाया है, बदलने की कोशिश में है। बस मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, बाकी तो जो शानी जी का दृष्टिकोण था वो और था। हाँ हाँ वही। बाकी ये परिचर्चा समीरना जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, वही मैं सभी बातों के निचोड़ जो निकला यहाँ पर, चाहे आपने विविध प्रकार के यहाँ पर संदर्भ दिए या रजनी जी ने दिए, शगुफ्ता जी ने दिए, महमूदा जी ने अपनी बात कही, जाहिर जी ने अपनी बात कही, निचोड़ यही निकलता है कि देखिए नायकत्व तो प्रदान करना नायिका को ये आवश्यक नहीं है। कहानीकार जिस दृष्टि से कह रहा है, हम बहुत अगर उसकी चीर फाड़ ना भी करें तो भी हम एक महिला होने के नाते उन मनोभावों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चील कहानी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अंत में जिस प्रकार से टोकी जाती है उस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि उसको याद आ रहा है कि उसके भूखे बच्चे वहां बैठे हुए हैं। बाजारवाद का जो स्वरूप है, पुरुष का जो चील बन जाना है, कहीं देखिए नहीं चिल्ला रही है, वो चिल्ला भी नहीं सकती उन परिस्थितियों में, उसको अपने भूखे बच्चे दिखाई दे रहे हैं वहां बैठे हुए गांव में। आज कुछ है नहीं उसके पास बेचने के लिए, थोड़े से पत्ते लेकर आई थी साग के तौर पर कि शायद बिक जाए, वो भी जो वहां पर टैक्स वसूलने आए हैं। बाजारवाद का ये विकृत रूप, ये विकराल रूप, ये भयंकर रूप, औरत उसकी शिकार है। चाहे अगर वो यहाँ विद्रोही स्वरूप दिखाएं तो देखिए फिर कहाँ जाएगी, पैसे नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं वहां, समझौता, ये स्त्री की नियति है। तो इसलिए निचोड़ यही निकलता है कि जो मूल रूप समाज में जो महिलाओं का विद्यमान है, स्त्री की नियति है नहीं, जो समाज में, अरे यही तो प्रश्न चिन्ह की, हम सब जानते हैं ये गलत है, लेकिन जो नायकत्व जो इसी बहाने जो प्रदान किया हुआ है शानी जी ने, वही महत्वपूर्ण है ना। ये बिल्कुल नहीं कह रही मैं भारती जी कि नियति होनी चाहिए, ना, इस वाक्य में अंतर है। नियति होनी चाहिए और बनी हुई है, इसी का तो विद्रोह करना आना चाहिए। बदलने का प्रयास कर रही है उनकी नायिका जी। और एक हम जैसा अंत चाहे, ये आवश्यक नहीं है, कहानीकार को पूरी स्वतंत्रता होती है, वो अपने प्रकार से अंत दिखाए, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं चील बन जाना पुरुष का, बाजारवाद का, जो तमाम प्रकार की जो बाजार के माध्यम से जो तमाम और आर्थिक सामाजिक जो तमाम विकृतियां हैं, उनका चील बन जाना, झपट कर ले जाना। वो जो औरत बटेर बेचने के लिए लेकर आई थी और चील उसको लेकर उड़ जाती है, उस औरत की क्या स्थिति हुई। तो ये सब मनोवैज्ञानिक पहलुओं और टोकी भी कहीं उन चीलों के बीच में फंस गई। क्या करे, बच्चे वहां भूखे बैठे हुए हैं। तो तमाम नजरिए हैं, ये समझौता उसको करना पड़ा अपने जीवन में, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वो महसूस कर रही है, ऐसी बात नहीं है वो महसूस नहीं कर पा रही है, वो महसूस कर रही है चील का बन जाना उस व्यक्ति का जो उसको लेकर जा रहा है। आप ये देखिए ना कि अशिक्षित है मगर सोचने समझने की क्षमता तो शानी जी ने अपनी सारी कहानी में नायिका को दिखाई है। मरियम को देखिए, किसी को भी आप उठाइए, वो सोचती और समझती तो है ना कि ये कुप्रथाएं हैं। बस हम क्या होता है, परिवार को देखकर कि परिवार से कट गए तो कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उस समाज के आगे हम विवश हो जाते हैं। समाज बदलने की प्रक्रिया चल रही है, समाज बदल जाएगा। शानी जी और फिर हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि ये सानी जब लिख रहे हैं तो 20वीं सदी के 6वें दशक में लिख रहे हैं, वो 21वीं सदी में नहीं, दशक नहीं है, वो 20वीं सदी के 6वें दशक में लिख रहे हैं। वो चाहे वो काला जल हो, चाहे उनकी डाली नहीं फूलती हो, 1959 का कहानी संग्रह है वो। और काला जल 1965 में लिखा है, छोटे गहरे का विद्रोह 1964 में लिखा गया, कस्तूरी उपन्यास उनका 1960 में लिखा गया। उस दौर वैध दौर था जब स्त्री विमर्श की जब बात ही नहीं होती थी, उस दौर में उन्होंने यही बात मैं बहुत देर से कह रही थी हम एक तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन 20वीं सदी में जब समाज ज्यादा बंधा हुआ था, उस समाज में, उस जमाने में उन्होंने स्त्रियों के सवाल उठाए, ये बड़ी बात है, मेरा ये कहना। यही मैं कह रही थी, मेरा भी यही कहना है जो है जब हम समाज की बात कर रहे हैं, और जैसा कि जाहिद जी कह रहे हैं कि 20वीं सदी का वो समाज था, तो 20वीं सदी की 6वें दशक का समाज, तो उस समय में जब हम पीला बंगला लिख सकते हैं,
जब हम धानमा लिख सकते हैं तो हम फिर वही वाली बात आ जाएगी, कंट्रोवर्शियल बात। नहीं, आप अपने विचार समाज तो लेखक वो पे भी है आरोप ना, नहीं कर सकते। आप नहीं आरोप हर नहीं लेखक कर का रही अपना हूँ। नजरिया आप होता समाज का है और तर्क उस ना दे, नजरिए से वो अपना लेखक काम ये करता कहना है। चाहता था, देखिए समाज में बहुत कुछ होता है, लेखक उसमें से क्या पिक करता है ये लेखक की स्वतंत्रता है, ये लेखक की स्वतंत्रता है पूर्णतः कि वो क्या उठा रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप उसमें समाज का तर्क या उस समय का तर्क ना दीजिए, क्योंकि उस समय में वो बहुत बोल्ड विषय उठा रहे हैं। उस समय में तो आप यही सोचिए ना भारती जी की उन्होंने बोल्ड विषय उठाए। आप हाँ ये भी हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, जी मेरे को बिल्कुल, ये बोल्ड बहुत विषय बड़ी पे बात कोई, है। जो आज विषय नहीं उठा पा रहा लेखक, वो उस समय उन्होंने छठवें उस दशक समय में उठा उन्होंने ली। उठाए, यानी हाँ बिल्कुल समाज उठाए, बदल और सकते थे। गोटुल जैसी व्यवस्था का उन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है, और वहां पर दिखाया है कि आदिवासी स्त्री वाकई उसको ये अधिकार है कि वो पुरुष को चुने, वहां पर वो दिखा रहे हैं। पर फिर वही सवाल कि मुझे ऐसा ये लगता है कि पारिवारिक उनके दायरे में नारी या पात्र उतने सुदृढ़ नहीं है जितने सुदृढ़ होने चाहिए, जिसके पीछे उनका एक अपना मनस काम करता है, और उस मनस में वो सारी चीजें आती हैं जो वो भुक्तभोगी थे। मेरा अपना इन सबका निचोड़ ये कहता है। पर फिर भी मेरे महमूदा जी हिसाब कुछ से कह रही अगर थी। देखें तो उनके जो नारी पात्र है मुझे मैम मैं यही एक मिनट रह यही दीजिए महमूदा जी की। कह रही थी कि जैसे आपने कहा ना कि परिवेश की बात, समाज की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी रचनाओं में सिर्फ वो समाज नहीं है कि वो उस परिस्थिति में लिख रहे हैं, देखिए वो परिवेश को उठा रहे हैं। पहले जहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर भी है जहाँ पे दबी कुचली नारियां हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी नारियां भी आती है, जैसे आप देखिए एक लड़की की डायरी में अनीस बेग अपने घर वालों से अलग कर वो जो है पूरे अपना जीवन जो है व्यतीत करिए, एक लड़की को सहारा दे रही है, जबकि वहां कोई पुरुष किस पात्र तरह उसका सहारा दे सहयोगी रही नहीं है, है। और वो किस दूसरी तरह, एक मिनट महमूदा जी, वो किस जैसे वो तरह बानू को सहारा दे रखती रही है? है, बानू वो को रखती है, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाती है वो, जिसके कारण से जो है वो उसकी जो बहन है नजमा बानू की, वो भी जो है उससे लड़ जाती है कि क्या मैं तुम्हारे पढ़ाई के आड़े आ जाती जो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पढ़ने के लिए किसी और के या अपनी मास्टरनी के साथ जा रही हो। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे ये भी करना चाहूंगी, जैसे उन्होंने नदी नदी और सीपिया में भी किया कि वहां पे स्वर्णा है, वो स्वयं एक जगह पे ये कह रही है कि वो, जैसे मैं वहां पे थोड़ा सा कोट करूंगी कि पहली बार स्वर्णा को लगा कि औरत होना कभी कभी किस बुरी तरह खल जाता है, और ऐसे अवसर पर वह चाहे संभ्रांत हो, आधुनिका, पढ़ी लिखी या निपट गंवार, कैसे केवल औरत होकर बच सकती है। लेकिन वहीं वो दूसरी ओर ये भी कहती है कि ये सारे का सारा पुरुष वर्ग ही ऐसी दक्यानुशी और ओछा है। आज के वैज्ञानिक और प्रगतिशील युग में बावजूद नारी स्वतंत्र सभी बड़ी बड़ी भाषण मालाओं के, ये लोग महिलाओं को सहज प्राप्त और ब्राह्मण घड़ की मिट्टी की हांडी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ऐसी हांडी जो किसी दूसरे के स्पर्श से अपवित्र हो जाती है या जिसे पुरुष के अंडे की तरह सहज कर रखना पड़ता है, जाने कौन सा स्पर्श अपवित्र कर दे या कौन सा धक्का उसे तोड़ दे। तो ये देखिए अपने आप में जो समाज में चल रहा है या जो परिवेश से, जिस परिवेश से स्त्री आ रही है, आपको उसको छोड़ नहीं सकते। आप ये कहते हैं बोल्ड कैरेक्टर, धान माँ से ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर किसी का नहीं है कि एक जो है अवैध बच्चे को जन्म दे रही है और उसे स्वीकार कर रही है, अपनी प्रेमी तक वो जो है सामान पहुंचा रही है, पुलिस से लड़ रही है और वहां कहती है कि मैं शराब पीती हूँ। तो ये जो एक बोल्ड कैरेक्टर है, क्योंकि वो उस समय की मांग है, यहाँ पे स्त्री विमर्श आरंभ नहीं हुआ है और ऐसे समय में शानी ये लिख रहे हैं, इसका मतलब उनको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, ये हम सोच सकते हैं। जबकि बाद में अगर आप सानी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करें तो उन्होंने स्वयं ये कहा है कि उनको जो है ISI का एजेंट जो है बता दिया गया था, तो जाहिर सी बात है उनकी रचनाओं में वो चीजें आ रही हैं जिसके कारण उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि नारी स्वातंत्र्य की बात तो उठाई उन्होंने, जो कि शब्द ही अभी आया है, उन्होंने नारी हाँ, स्वातंत्र्य उस समय वो उठा रहे हैं, ये हमें देखना कोई पड़ेगा। NGO नहीं था ना उस समय की जो नारी के समर्थन में खड़ा हो जाता, पर उन्होंने ये बात तो करी। उस समय के परिवेश के हिसाब से तो ये शब्दावली ही और नहीं है। जब आप कह रही हैं पीला बंगला, तो सोचिए वाइफ स्वैपिंग आज भी शायद हम उस रूप में नहीं देखते हैं, उस हाँ। समय शानी उठा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये शानी की विशेषता है और ये मोहम्मद शानी की रफी, लेखनी की मतलब वो कह सकते हैं कि इतनी हिम्मत है कि वो ये चीज को लिख रहे हैं, जी जी, तो ये हाँ बहुत बड़ी रजनी बात जी, है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ मेरा बिल्कुल तो रजनी ये जी। कहना है, शानी जी का जो मैं निष्कर्ष निकालूं वो इसी बात में विश्वास रखते थे, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। नारी वो शानी जी की सारी कहानियों में आप देख लीजिए,
जी जाहिद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मानना ये है कि उस दौर में जब स्त्रियों की जब बात भी नहीं होती थी, तो उन्होंने अपने उपन्यास या कहानियों में जिस तरह का शोषण दिखाया है स्त्रियों का, तो वो भी एक तरह का प्रतिरोध दर्ज करने का एक तरीका था उनका। तो उन्होंने उस पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाओं की स्थिति दिखाई और उसको ईमानदारी से दिखाया। हालांकि वो जद्दोजहद कर रही हैं, वो स्त्रियां प्रतिरोध करने की मुद्रा में आ रही हैं, लेकिन आज की तरह से स्त्री विमर्श की स्थिति में तो नहीं कहेंगे। जिस तरह से अमृता प्रीतम ने अपना पिंजर में जिस तरह से स्त्री विमर्श दिखाई देता है, हालांकि पिंजर भी काफी पुराना उपन्यास है, लेकिन इस मायने में तो ठीक ही है कि उन्होंने कम से कम वो स्थितियां तो उनकी निगाह में थी और वे जान रहे थे, पहचान रहे थे, रेखांकित कर रहे थे, और उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों में इन स्त्रियों की जो स्थितियां हैं उनको रेखांकित किया। और उन अपने भारती जी, मैं एक बात सामाजिक कहना दबावों चाहूंगी। से निकलने का भी करा, प्रयत्न भी कर रही हैं तो सामाजिक कोई कुछ कहना चाह रहा है? एक मिनट रजनी जी, किसी ने कहा कि बात रखना भारती जी, मैं चाहूंगी। बोल रही मुझे ना मैं तराना बोल रही हूँ। भारती जी, हाँ जी, हाँ मैं जी, हाँ जी, हेलो, हाँ तराना मैं जी। ये कहना चाहती हूँ, एक लेखक क्या लिखता है और कैसे, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हर कहानी के अंत में स्त्री विरोधी कर दे या बैनर तराना जी, लेके हम निकल लोग जाए ये जो नहीं कह रिवोल्ट रहे ही कर कि दे। लेखक बदल जाए। तराना जी एक मिनट, हमारी चर्चा ही दूसरी नहीं है। नहीं, हमारी रिवोल्ट चर्चा ये नहीं है कि लेखक ने ये क्यों लिखा। हमारी चर्चा ये है कि लेखक ने जो ये लिखा उसके पीछे मनस क्या था, मनस क्या था, उसका मानसिक स्टेटस क्या था। और एक जो चीज जो आप लोग कह रहे हैं स्त्री विमर्श नहीं चला था, तो मुझे लगता है महादेवी वर्मा उससे पहले, बहुत पहले महादेवी वर्मा ये बात कर चुकी थी। स्त्री विमर्श वहां से महादेवी वर्मा से स्टार्ट माना जाता है। विमर्श पर नाम हाँ, से उस कोई रूप विमर्श में नहीं था, स्त्री जी विमर्श नाम था, लेकिन विमर्श तो नहीं, चलता कोई ही आ रहा था। विमर्श नाम तो से शानी जी कह ने देने अपनी से जो विमर्श नाम विमर्श नहीं था, और विमर्श कह स्त्रियों के देने खिलाफ से जो स्त्रियों जी जी तराना जी, हेलो, स्त्रियों की उसको तो कई ये कहानियों आवाज में कट रही है दर्शाया ही तराना जा जी। रहा था। और तराना जी, आपकी आवाज कट रही है, हेलो, आपकी हाँ, आवाज कट रही स्त्रियों है। की जो दुख दर्द थे, हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ, स्त्रियों के जो दुख दर्द थे वो तो कहानियों में, कविताओं में दर्शाया ही जा रहा था बहुत बरसों से। स्त्री विमर्श नाम तो बहुत बाद में शुरू, हाँ, ऐसे नाम कि बहुत बाद में आप सुन आया, पा पर रही वो मुझे? चीजें चल रही थी, विरोध हो रहे थे, चीजें तो समस्याओं चल का रही थी। निदान हो रहा था। हाँ, तो केवल एक स्त्री विमर्श बाद में आया हाँ, से और कह देने से, स्त्री विमर्श बाद में से बाद आया में नहीं कह आया। देंगे। हाँ, तो और मैं चलिए एक बात कहना शकुंतला चाहती जी। हूँ आपसे, जी जैसे जी शानी तराना जी पर ये आरोप लगाया गया है, हाँ, आरोप लगाया गया है कि वो मुस्लिम पात्रों को लेकर ही लिखते हैं। नहीं नहीं, तो इसी तरह हेलो, हाँ, हाँ जी, मेरे जो पिताजी थे, फादर आलम शाह खान, उनकी एक कहानी कमलेश्वर जी ने सारिका में छापी थी जिसका नाम था किराए की कोख। उस किराए की कोख कहानी को लेके जो विरोध हुआ, हजारों पत्र आए कि तुम एक मुस्लिम लेखक हो के एक हिंदू औरत के बारे में इस तरह से कैसे लिख सकते हो। तो लोग, ये जो आरोप है इनकी कोई बुनियाद नहीं है कि हिंदू लेखक थे और मुस्लिम लेखक थे। लेखक तो लेखक नहीं, तो मेरा होता मानना है। तो ये है, जैसे रजनी जी ने कहा कि स्त्री केवल स्त्री होती है, वो मुस्लिम या हिंदू या सिख कैटेगरी नहीं में होती मत है। रखिए। हाँ, वो चीज उसी नहीं होती। लेखक भी सिर्फ लेखक होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं, लेखक भी उसी लेखक तरह होता है। लेखक भी सिर्फ लेखक होता है। जी जी हाँ, वो बिल्कुल। उसने हिंदू के क्यों लिखा और मुस्लिम के लिए लिखा और नहीं, ये तो क्यों हम यहाँ लिखा, पर वो ये सब बात ही नहीं कर बेबुनियाद बातें हैं। हाँ तराना जी, इस तरह की सही कोई है, बात नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे थे हाँ, कि नहीं समझ आ रहा है, वो बीच में एक कुछ जिक्र किया था, इस मैंने कहा। नहीं, हमारा इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ हमारा जिक्र और हमारी चर्चा ही इस बात पर थी कि जो शानी के नारी हाँ पात्र हैं, हाँ, नारी, हाँ नारी पात्र हैं, वो ऐसे क्यों हैं या किन कारणों से उन्होंने इस तरह के नारी पात्र लिखे और भारती जी, कैसे हैं। सबका अपना नजरिया है, वो शानी जी हाँ का नजरिया था, जी वो जी हमारा जी जी, नजरिया है। हमारा तो मैंने शानी शुरू का में आपको नजरिया बताया क्यों था ना उनकी, शानी का, क्यों था देखिए वो, मैंने किसी भी आपको लेखक को शुरू समझने के लिए, मेरा मानना यह है, किसी भी हाँ, लेखक शुरू की में रचना को मैंने बताया समझने था के ना लिए, शुरू ताराना में। जी एक मिनट,
एक मिनट तराना जी, हाँ, किसी की भी लेखक की आप रचना को बोलिए। समझने के लिए या साहित्य को समझने के लिए, कि हम जब कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं तो मेरा मन में पहला सवाल ये आता है कि इसकी स्त्री या इसका पुरुष ऐसा क्यों है। अच्छा, ये इस तरह का शायद मैं ज्यादा साधारणीकृत कर लेती हूँ अपने आप को, या मैं जुड़ जाती हूँ, तो ये होता है कि अच्छा ये स्त्री ऐसा ऐसा कर रही है। कई बार हम लोगों को फिल्मों में भी ऐसा होता है कि हम लोग रिलेट कर लेते हैं, तो फिर लगता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मेरा कहीं भी ये आग्रह नहीं है कि शानी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। मेरी खोज सिर्फ ये है कि शानी ने ऐसे पात्रों की रचना क्यों की, किन मानसिक कारणों के कारण की, या वो ऐसा क्यों कहना चाहते थे। मेरा तो आपको जो चर्चा का विषय था बताया वो था ये ना। था। उसमें कहीं मुस्लिम कहीं हिंदू नहीं आता, उसमें कहीं लेखक को बदलना मेरी इच्छा नहीं है। जी जी ताराना। नहीं, बिल्कुल, खुद उन्होंने भी ये बात कही है। मेरा ये मानना है, माफ कीजिएगा, मेरा ये मानना है, लेखक जब जो भी अपनी रचना उठाता है उठाता है तो वो अपने आसपास के परिवेश से उठाता है। उसकी रचनाओं में अपने समाज की अक्कासी होती है। तो निश्चित तौर पे सानी जिस समाज में रह रहे थे उस समाज को बहुत सूक्ष्मता से देख रहे थे और उन्होंने उस समाज का अक्कासी अपनी रचनाओं में की है। मेरा तो ये मानना है। जी निश्चित जी, तौर पे उन्होंने अपनी एक वसीयत की थोड़ा छोटा सा टुकड़ा उनका बड़ा प्यारा लगा मुझे, कि मैं कीचड़ पर बैठता हुआ कालीन के सपने देखता था। और इसी अंक में उन्होंने आगे भी ये लिखा हुआ है कि वसीयत में कि सारे समाज के लिए जैसे लगता है लागू होता है, यद्यपि कि ये उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए लिखा था कि सहर शैला रूही सुबूही, तुम इस वसीयत के साथ कि बेटे कल की जो दुनिया है उसमें तुम बड़े होगे, वो अच्छी होगी या बुरी, ये शायद यही होगी। फिर भी हम एक सपना यहाँ से लिए दिए जाएंगे इस दुआ के साथ कि ये आज से बेहतर हो। समाज का जो भी रूप उन्होंने देखा था उस समाज में वो ही चीजों को उठाया। साहित्य समाज से और समाज साहित्य से प्रभावित होता रहा है हमेशा से। हम सामाजिक इसी क्रिया में और प्रक्रिया में अपने को लिखते पढ़ते रहे हैं। और उस वक्त नामवर सिंह का भी जो डायलॉग है बहुत प्यारा है कि शानी हिंदी आधुनिक खड़ी बोली के पहले बड़े मुस्लिम साहित्यकार हैं जो लगभग 200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुए। उन्होंने एक चिंता ये भी जताई कि 19वीं में या फिर हिंदी नवजागरण में क्यों कोई इस तरीके से इतना बोल्ड लेखक या इतना क्रांतिकारी लेखक क्यों नहीं हुआ। और इसके लिए उन्होंने मतलब ये भी कहा राही भी आए, सब आए, उनके बाद आए और फिर उनको जो एजाज बख्शा गया माशाल्लाह। आपने देखी तो इस्मत चुगताई भी बहुत ही प्रोग्रेसिव थी। इस्मत चुगताई की कहानियां भी बहुत ही प्रोग्रेसिव, हाँ, लिहाफ उनकी समलाएंगिता समाज की बहुत आगे क्रांतिकारी है। इस्मत चुगताई के ऊपर मैं भी कहना चाहूंगी, वो बहुत बोल्ड लिखती थी, वो बहुत बोल्ड लिखती है। हाँ, उनकी सारी वहाँ कहानियां कहीं आपको इस तरह का, हाँ, वहाँ किस तरह की कहीं आपको वो चीजें नहीं दिखाई। शायद वो एक नहीं, स्त्री लिख रही है, वो शायद वही आपने कहा ना, हाँ, वो स्त्री नहीं, लिख वो रही है। ज्यादातर उनका तो से पहले अगर हम इस तरह से बात करें तो इस्मत चुगताई से पहले रसीद जहां लिख रही थी, जी तो जी, ये तो अपने अपने प्रभाव का विषय है और अपना अपना विषय है। हम बोल्डनेस पर बात कर रहे हैं जाहिद जी, कि बोल्डनेस रसीद जहां की कहानियां भी अफसाने पढ़ी है आप, तो नहीं, आपको वो लगेगा मैंने नहीं शायद पढ़ा आप है, शायद इसकी, नहीं, हाँ। मैंने भी नहीं पढ़ा उन्हें। मैंने मैंने इस्मत नहीं। चुगताई को पढ़ा पर उन्हें नहीं पढ़ा। हाँ, इस्मत चुगताई को मैंने भी पढ़ा है। तो वो काफी बोल्ड, वो फिर वो वही बहुत हम लोग बोल्ड है। बहुत बोल्ड है, वो एकदम बेबागी से। अच्छा, शानी के बारे में हम चाहे कुछ भी कह लें, हम तमाम तर्क और वितर्क कर लें, जी पर जी शानी जी, की एक खासियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि शानी को जो जैसा लगता है वो बेबागी से अपनी बात बेबाकी कहता है। से जो एक मादा चाहिए होता है लेखक में कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप बाकी जाओ भाड़ में। चाहे वो उनकी मुस्लिम कहानियां ले लो, चाहे वो आपकी स्त्री पात्र ले लो, चाहे आदिवासी पात्र ले लो, वो जो उनमें मादा है लिखने का, जो कहने का तरीका है, वो एक शेर याद दिलाता है जो उनकी किसी किताब में शायद मैंने पढ़ा था। भी बड़ी खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना के रहे ना वहां के। तो बॉटल ढूंढ रही थी मैं, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है। और जैसे इन्होंने कहा, शगुफ्ता जी ने बहुत कम काम किया है, और नारी पात्रों पर तो शानी जी के नारी पात्रों पर तो काम ही नहीं हुआ है। तो एक नई तरीके से सोचने और समझने के लिए
हमें एक बारी और शानी जी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जी, अभी तो पहले हम लोग उनके कुछ किरदारों को समझना चाहिए। अभी तो हम कुछ कुछ हिस्से ही पढ़कर हम सब आए हैं। जी, तो एक परिचर्चा समग्र करें। रूप से, हाँ, एक समग्र रूप से जब हम उस दृष्टि से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ और पहलू शानी जी के हमारे सामने आएंगे। फिरोज शानी जी, अब हम अपना वाइंड अप करते हैं। फिरोज शानी जी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगी फिरोज शानी जी आप कहना चाहेंगे। पहले तो सबसे पहले माफी आपसे हाथ जोड़कर कि अगर मैंने कुछ गलत और खराब कह दिया हो तो उसके लिए भारती जी, क्षमा इस तरह प्रार्थना। की परिचर्चा में ये सब हो जाता है, इसमें कोई क्षमा की नहीं, जरूरत मुझे नहीं है। इसलिए लग रहा है कि मैं एक नहीं ऐसी नहीं नहीं अकेली नहीं, थी जो आपके उसमें अपने विचार थे, आपने प्रस्तुत किए। इस तरह की परिचर्चाओं में ये सब होता है, इसमें कोई क्षमा मांगने, आपने अच्छा संचालन किया, मैं तो कहूँ अच्छा करा आपने। जी, जीवंतता बनाए रखी अंत तक, बहुत बड़ी जी। बात है ये। जी, फिरोज शानी जी से कहूंगी, वो कुछ कहना चाहेंगे फिरोज शानी जी? फिरोज शानी जी, चलिए, शायद वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहा या कुछ हाँ, रहा जिस वजह से वो जोड़ नहीं पाए। नहीं आ रही है। हाँ, फिर एक बार कि शानी को समझते हैं और शायद फिर किसी अगले मंच पर शानी के स्त्री पात्रों के पे बात करते हुए आप लोग या मैं, हम लोग मिलते हैं और कोशिश जी जी करते हैं कि जानने की कि शानी के समाज ऐसा नहीं था। फिर वही शानी ने ऐसे पात्र रचे तो उनका मनस था, और मनस क्यों था इस पर हम उनका परिवेश देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भारती आए। जी और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत आभार। ये अभिनंदन परिचर्चा आप लोगों का। निसंदेह अच्छी थी। हाँ, आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे और हम लोगों ने आपस में बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।